आपको बेसिक से स्टार्ट करवाएंगे और एडवांस लेवल पे इसमें लेकर जाएंगे। भले ही आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो जहां पर इंग्लिश से रिलेटेड कुछ भी पूछा जाता है, डेफिनेटली आपको इस कोर्स के बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि बहुत बढ़िया तरीके से आपको इंग्लिश समझाई जाएगी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर इंग्लिश को हम पढ़े कैसे, क्योंकि ना तो हमें ये पढ़नी आती, मतलब कि हम पढ़ लेते हैं लेकिन इसका मीनिंग निकालना नहीं आता, और फिर सेंटेंस ऐसे दे देते हैं कि हमको तो समझ ही नहीं आ रहा होता कि सर यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ है। भाई कोई भी सेंटेंस आपको दिया होगा, उस सेंटेंस के अंदर कहीं ना कहीं एक गलती दी होगी, और उस गलती को सर हम पहचाने कैसे। सवाल तो ये उठता है सर इस गलती को हम पहचाने कैसे, क्योंकि जब इंग्लिश समझ में आएगी तभी तो हम इस गलती को समझ पाएंगे। तो पढ़ने का तरीका क्या होगा वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि हम इंग्लिश ग्रामर को पढ़ें कैसे, समझे कैसे। ये सारा काम मेरा है, बस आपको बने रहना है शुरू से लेकर आखिर तक। और आप शुरू से लेकर आखिर तक बने रहोगे तब देखना आपके अंदर कितनी ज्यादा चेंजेस आ चुके होंगे। इवन आप अगर कोई भी एग्जाम लिख भी रहे हो, मतलब सब्जेक्टिव भी है, तब भी आप इंग्लिश में आसानी से उन चीजों को लिख पाओगे। इसके अंदर हम बहुत बढ़िया तरीके से सारी चीजों को करने वाले हैं, चाहे वो वोकैब का सेक्शन क्यों ना हो, वोकैबुलरी यानी शब्दावली कैसे याद की जाए, उसके कुछ तरीके होते हैं, कुछ ट्रिक्स होती हैं, उनको याद कराने की जो सारी चीजें होती हैं वो आप लोगों को यहाँ पर करवाई जाएंगी। क्लियर। तो ये फर्स्ट वीडियो है, इंट्रो हो गया अपना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश ग्रामर की डेफिनेशन की बात करते हैं कि परिभाषा क्या है इंग्लिश ग्रामर की। तो परिभाषा क्या है इंग्लिश ग्रामर की, तो परिभाषा यह है कि इंग्लिश ग्रामर क्या है, एक रूल है, उनका एक संगठन है, यानी सेट ऑफ रूल्स है। कुछ रूल्स आते हैं, उन रूल्स को मिलाकर इंग्लिश ग्रामर बनाई गई है। अब क्वेश्चन आता है कि सर क्या हमें ये रूल्स याद करने पड़ेंगे क्या। मेरे होते हुए बिल्कुल भी नहीं, ये याद आपको नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको इनके पीछे का लॉजिक जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे ये जो रूल्स हैं, सेट ऑफ रूल्स जो हैं, वो आपको एक तरीके से ऐसा लगेगा अरे इस ये रूल क्यों बना, इसके पीछे तो रीजन हमें पता है, और आपको आसानी से वो चीजें याद हुई होंगी। अब ये रूल्स अगर आपको जानने हैं, सेट ऑफ रूल्स आपको जानने हैं, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए पार्ट्स ऑफ स्पीच की। क्लियर। अगर ये पता है तो ये भी पता है, अगर ये आ गए सेट ऑफ रूल्स तो आपको ग्रामर आ गई। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है सर, अभी वो भी आपको कराऊंगा। ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख रखा है, ये भी आपके सामने एक बढ़िया तरीके से इसकी डेफिनेशन देने वाला हूं। देखिए 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, कुछ 9 भी होते हैं, कुछ 10 भी कहते हैं, लेकिन ये जो हम 8 मानने वाले हैं इसी के अंदर ये 9 भी आ जाते हैं और इसी के अंदर ये 10 भी आ जाते हैं। आप भले ही 8 कह लो, आप भले ही 9 कह लो, आप भले 10 कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारे की सारी चीजें इनके अंदर इंक्लूडेड होती हैं। कुछ भी बाहर, कुछ भी मतलब छोड़ा हुआ नहीं होता। ऐसा नहीं है कि ये 8 कहने वाले हैं तो ये 2 चीजें छोड़ के बैठे, नहीं, वो इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। क्लियर। तो कौन कौन सी होती हैं सर 8 चीजें, कौन कौन सी होती हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। और इन 8ओं की अगर आपको बेसिक्स भी पता है ना, अरे आपके लिए इंग्लिश ग्रामर एक हलवा हो जाएगा। आप आसानी से कोई भी सेंटेंस लिखा होगा उसको पढ़कर उसका मीनिंग निकालकर उसमें से गलती निकाल पाओगे, अगर उसमें कोई गलती हुई तो इनकी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा काम यह रहेगा कि हम इन 8ओं की एक बार बेसिक्स को जाने, थोड़ा बहुत हम इनको सेंटेंस के अंदर पहचानना सीख लें, फिर इनके ऊपर डिटेल से वर्क करेंगे। पहला हमारा काम क्या होगा, बेसिक्स करना। किन की बेसिक्स, इन 8ओं की बेसिक्स करना। बेसिक के बाद क्या होगा, हम डिटेल पे इसके ऊपर अच्छे से वर्क करेंगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस के बाद देखिएगा आप कितने निखर के निकलोगे कि भाई इतनी सारी चीजें आपको आ रही होंगी। क्लियर। तो ये हो गया आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक छोटी सी डेफिनेशन। फिर जैसे मैंने कहा ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, सर ये क्या होता है। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है ना, अमित बोट अ बुक, अमित बोट अ बुक, इसका हिंदी में मतलब हुआ, मैं हिंदी में भी लिख देता हूं कि अमित ने एक किताब खरीदी थी, अमित ने एक किताब खरीदी थी। क्लियर।
अब यहां पर ये जो सेंटेंस है इसी को कहा जाता है स्पीच। तो आपको ये पता चला ना स्पीच क्या है भाई, जो भी सेंटेंस आप बोल रहे हो और जो लिखा हुआ भी है जो सेंटेंस है उसे स्पीच कहते हैं। और इस पार्ट्स का मतलब होता है हिस्से, यानी स्पीच के हिस्से। अब स्पीच के हिस्से क्या होते हैं सर, देखिए जरा, ये जो आपके सामने जो अमित है ना, इस अमित को क्या कहेंगे इंग्लिश ग्रामर में, नाउन कहेंगे। और जो ये बोट है ना, इसको इंग्लिश ग्रामर में क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। ये जो ए है इसको क्या कहेंगे, आर्टिकल कहेंगे। ये बुक है इसको क्या कहेंगे, इसको नाउन कहेंगे। तो देखिए ये जितने भी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि ये जो नाउन हो गया, ये वर्ब हो गया, ये आर्टिकल हो गया, ये नाउन हो गया, ये जितने भी आपके सामने पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखे हुए हैं ये सब मिलकर एक सेंटेंस बना रहे होते हैं। इसीलिए इसका नाम रखा जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन कौन से आ जाते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सारे के सारे मिलकर एक सेंटेंस को बना रहे होते हैं। क्लियर हुआ? उम्मीद करता हूं कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन समझ में आई होगी। अब देखिए जो ग्रामर होती है ना उसमें पहले होते हैं अल्फाबेट। अल्फाबेट बोले तो ए बी सी डी ऐसे। अब इन अल्फाबेट से मिलकर एक वर्ड मिलता है। जैसे मैंने बना लिया बुक, ये बन गया वर्ड। फिर कुछ वर्ड्स मिलके फ्रेज बनाते हैं, फिर कुछ वर्ड्स मिलके क्लोज बनाते हैं, फिर उसके बाद सेंटेंस बनता है। तो अभी मैं आप लोगों को ना ये फ्रेज, ये क्लोज, ये सेंटेंस, ये चीजें नहीं करवाने वाला हूं। ऐसा नहीं है कि करवाऊंगा, नहीं करवाऊंगा, टाइम आने पे सारी चीजें करेंगे। अभी फिलहाल बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं। देखो अभी ये सेंटेंस समझ में आया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसको कहेंगे। अरे पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी एक स्पीच को हिस्सों में डिवाइड कर देना ही पार्ट्स ऑफ स्पीच तो कहलाता है। क्लियर हो गया? इस पार्ट को क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। इस पार्ट को क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। इस पार्ट को क्या कहेंगे, आर्टिकल कहेंगे। इस पार्ट को क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। और अभी जो मैं करके आया हूं आप लोगों के सामने, सर ये आर्टिकल तो हमने उसमें लिखा हुआ नहीं देखा। मैंने कहा टेंशन ना लो, ये भी चीज आपको करवाई जाएगी कि क्यों उसमें आपको आर्टिकल नहीं मिला और यहां पर आया हुआ है। क्लियर? तो अब आगे चलते हैं, कुछ चीजों को और समझते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब वही सेंटेंस फिर से लेते हैं। आपके सामने ये लिखा हुआ है, अमित बॉट अ बुक, अमित ने एक किताब खरीदी थी। और आपको पता करवाया कि ये जो अमित है वो नाउन है, बॉट एक वर्ब है, ए एक आर्टिकल है, बुक एक नाउन है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हमें हमको कैसे पता चलेगा कि नाउन है, ये वर्ब है, ये आर्टिकल है, ये नाउन है। टेंशन ना लो, मेरा काम है वो आपको सिखाना। सारी चीजें आपको यहाँ पर सिखाई जाएंगी। ऐसा नहीं है यहाँ पर कुछ भी ऐसा लिखा हुआ है कि जो आपको नहीं सिखाया जाएगा, सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। फर्स्ट ही लेक्चर है, संयम रखो, सारी की सारी चीजें आपको क्लियर करवाई जाएंगी, ए टू जेड चीजें आपको करना आएगा। किसको नाउन कहेंगे, किसको वर्ब कहेंगे, सारी चीजें करवाई जाएंगी। तो यहां पर आपके सामने भी थोड़ी देर पहले जैसे मैंने बताया कि अमित क्या हो गया, एक नाउन हो गया, बोट क्या एक वर्ब हो गई, ए क्या है एक आर्टिकल हो गया, बुक क्या एक नाउन हो गई। तो एक और चीज जो हमें जाननी है, ये जो अमित है इसको एक और चीज कहते हैं, इसको सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट कौन होता है सर? सब्जेक्ट होता है डूअर। डूअर का मतलब क्या होता है सर? डूअर का मतलब होता है काम करने वाला, काम करने वाला। अच्छा, काम करने वाले को क्या कहते हैं, डूअर कहते हैं। क्लियर? यानी कार्य को करने वाले को क्या कहते हैं, डूअर कहते हैं। डूअर को क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे। तो अमित क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है। सर कार्य क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है ना ये बोट। बोट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, खरीदना, खरीदने का तो काम हुआ। तो ये एक एक्शन वर्ड है। तो जो वर्ब होती है ना वो एक एक्शन वर्ड होती है। एक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है सर, कार्य बताना, कार्य बताना। ठीक है, एक्शन वर्ड का क्या मतलब होता है, कार्य बताना। तो यहां पर आपने देखा अमित बोट, अरे अमित सब्जेक्ट है, डूअर है, काम करने वाला है। काम क्या कर रहा है भाई, किताब खरीद रहा है, खरीद रहा है ना ये। तो खरीदने का काम किसने किया, अमित ने किया। तो अमित क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। अब समझ में आया ये डूअर क्यों है। अब वर्ब क्या होती है, एक एक्शन वर्ड होती है। एक्शन वर्ड का क्या काम होता है, कार्य बताना कि कार्य क्या हो रहा है। ए आर्टिकल होता है। अच्छा ये बुक क्या है, बुक एक ऑब्जेक्ट है। सर ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या है, एक ऑब्जेक्ट एक रिसीवर है।
रिसीवर जिसके ऊपर काम हो जाए, जिसके ऊपर काम हो जाए उसे क्या कहेंगे हम? रिसीवर कहेंगे, यानी रिसीवर यानी तो ऑब्जेक्ट कहेंगे। जरा देखो यहां पर मैंने आपके सामने लिखा, अमित ने किताब खरीदी। अमित ने खरीदने का काम किया तो अमित बना सब्जेक्ट। अरे ये खरीदने का काम हुआ किसके ऊपर? बुक के ऊपर, तो बुक बनेगा ऑब्जेक्ट। भाई रिसीवर है, इस खरीदने काम का रिसीवर कौन बनेगा? ये बुक तो बनेगा। क्लियर? अरे भाई ये जो वर्ब है इसको कर कौन रहा है? ये वाला नाउन कर रहा है, इसलिए ये क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। और ये वर्ब का काम हो किसके ऊपर है? इस नाउन के ऊपर हो रहा है, तो इसलिए ये क्या बनेगा? रिसीवर बनेगा, यानी इसको ऑब्जेक्ट कहेंगे। डेफिनेशन क्लियर हुई? नहीं हुई तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको बहुत मल्टीपल टाइम ये चीजें सामने आने वाली है। चलिए अब थोड़ा बहुत इस चीज को लिखते रहना, ऐसा नहीं है कि आप बस सुन रहे हो और लिख नहीं रहे हो, लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात कर लेते हैं इस वर्ब के बारे में। अरे वर्ब क्या होती है? देखो वर्ब के बारे में बात करना तो आपके सामने यहां पर कुछ वर्ब लिखी हुई हैं, वही बाय से स्टार्ट करते हैं। बाय, बोट, बोट, बाइंग, बाइज, ये वर्ब की फॉर्म होती हैं। वर्ब क्या होती है? जैसे मैंने आपको बताया एक्शन को बताती है, और वर्ब की कुछ फॉर्म्स भी होती हैं। वो फॉर्म्स यहां पर आपके सामने है। ये रही V1, V2, V3, हमने इसको बार बार पढ़ा भी होगा। V1 हो गया, V2 हो गया, V3 हो गया, V4 हो गया और V5 हो गया। बुक्स के अंदर ऐसा मिलता भी है। क्लियर? और हम इसको कैसे करने वाले हैं? हम इसको ऐसे करने वाले हैं, बाय, बाइज, बोट, बोट, बाइंग। ये जो एक्चुअल में इसको नाम जो दिया गया है ना वो प्रेजेंट है। ये तो हमारे इंडियन सिस्टम ने ये बुक्स के अंदर V1 लिख दिया, एक्चुअल में कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है नहीं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट फॉर्म कहा जाता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म कहा जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है। सर ये फिफ्थ फॉर्म कहाँ गई? अरे ये जो फिफ्थ फॉर्म है वो यहां पर आई नहीं आई, ये बायज यहां पर आ गया। सर ये कैसे हुआ? तो यही चीज मैं आपको फिर समझा देता हूं। देखिए वर्ब की फॉर्म हमने समझी, वर्ब की फॉर्म तीन होती हैं, ध्यान रखना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलेंगे, इसका दूसरा नाम होता है प्रेजेंट। वर्ब की सेकंड फॉर्म ये रही, इसको हम पास्ट भी कहते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म इसको पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। सर ये नाम बड़ा अटपटा सा आ गया, बस नाम ही है, आपको नाम बता रहा हूं बस, और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको इसमें कुछ बताया जाएगा, ऐसा नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक नाम है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल बोला जाता है। क्लियर? तो हम तीन ही फॉर्म याद रखेंगे, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और इसको हम वर्ब की बेस फॉर्म प्लस में आईएनजी कहा करेंगे। सर ये बेस फॉर्म वाला फंडा समझ नहीं आया, ये बेस फॉर्म कहां से आ गई? चलो आओ भैया बेस फॉर्म और बताता हूं। यहां पर आपके सामने ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, बाय, बायज। इसमें से अगर मैं वर्ब की बेस फॉर्म पूछूं, बेस फॉर्म वो होती है जिससे सारी वर्ब ड्राइव होती हैं। अगर मैं इन दोनों में से आपसे ये पूछ लूं कि इसमें से वर्ब की बेस फॉर्म कौन सी है, तो वो वाली वर्ब हमें छांटनी होगी जिससे सारी की सारी वर्ब बनी होगी। तो आपने ऊपर देखा बाय से ही बोट बनता है, बाय से ही बोट वर्ब की थर्ड फॉर्म बनती है बाय की, और इससे बाइंग बनता है, इससे बायस बनता है। तो इससे ये पता चल रहा है ये जो बाय है ये वर्ब की बेस फॉर्म है, और इसमें वर्ब की बेस फॉर्म कौन होगा? ये बाय होगा, ये क्या होगा? वर्ब की बेस फॉर्म होगा। क्लियर? तो आपको पता चला कि वर्ब की बेस फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की बेस फॉर्म प्लस में आईएनजी क्या होते हैं। साथ ही साथ आपको कुछ नाम पता चले होंगे कि प्रेजेंट फॉर्म कहेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, पास्ट फॉर्म कहेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म को, पास्ट पार्टिसिपल कहेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म को, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे वर्ब की बेस फॉर्म प्लस आईएनजी को। हमें कोई इनको यूज अभी नहीं करना है, जब यूज करना होगा तब आप लोगों को बता दिया जाएगा। अभी हम चलेंगे सिर्फ और सिर्फ इस बेस पे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और वर्ब की बेस फॉर्म प्लस में आईएनजी। ये आज के बाद मैं ये कहता हुआ ही मिलूंगा आपको पूरे इंग्लिश कोर्स के अंदर। क्लियर? अब ये जो मैंने आपके सामने ये जो चीजें लिखी ना, ये बाय बाय क्यों लिखा, इस फंडे को और समझा देता हूं। देखो जरा, वर्ब और नाउन में थोड़ा सा एक सिमिलैरिटी है, वो क्लियर कर देता हूं। देखिए जो वर्ब होती है ना और जो नाउन होते हैं, इन दोनों के सिंगुलर और प्लूरल होते हैं।
वर्ब का भी प्लूरल होता है, वर्ब का भी सिंगुलर टाइप होता है। ऐसे ही नाउन का भी प्लूरल सिंगुलर होता है, नाउन का भी प्लूरल होता है। समझ में नहीं आया तो अभी समझा देता हूं। देखिए, मैं कहता हूं राम जाता है, तो ये हो गया। अब मैं ये कहूं राम और मोहन, राम और मोहन जाता है या फिर जाते हैं, क्या लिखेंगे इसमें? सर इसमें जो है राम और मोहन जाता है ये तो नहीं आएगा। हाँ, राम और मोहन जाते हैं ये आएगा, क्योंकि सर दो बंदों की बात हो रही है तो फॉर्म भी ऐसी लगाई जाएगी ना कि जो प्लूरल हो। समझ में आया क्या कहा मैंने? अरे वर्ब का भी सिंगुलर प्लूरल होता है। कैसे होता है कि भाई अगर एक बंदे की बात हो रही हो तो क्या है, वहां पर हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। अगर एक से ज्यादा की बात हो रही हो तो वहां प्लूरल लगाएंगे। ये हिंदी में हमने देखा, जब हिंदी में हो रहा है तो इंग्लिश में भी होगा। देखिए, ये जो वर्ब होती है ना, वर्ब की बेस फॉर्म समझो। जब वर्ब पैदा होती है तो उसे वर्ब की बेस फॉर्म कहते हैं, और जब वर्ब की बेस फॉर्म यानी वर्ब पैदा होती है तो वो प्लूरल पैदा होती है। जैसे मैंने कहा बाय, PUY, जैसे मैंने कहा गो। अब यहां पर मैं कहूं राम गो, गलत होगा। मैं कहूंगा राम गोज, क्योंकि राम एक है तो वर्ब भी एक ही मुझे लगानी पड़ेगी, उसका सिंगुलर रूप लगाना पड़ेगा। इससे क्या समझे कि भैया जब वर्ब को अगर हमें सिंगुलर बनाना हो तो उसके साथ एस या ईएस ऐड किया जाता है। जैसे बाय को अगर मुझे सिंगुलर बनाना हो तो मैं बायज करूंगा, अगर गो को मुझे सिंगुलर बनाना हो तो मैं गोज करूंगा। क्लियर? समझो फिर से, जो वर्ब जो होती है जब पैदा होती है उसको वर्ब की बेस फॉर्म कहते हैं, और वर्ब की बेस फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है। जैसे बाय हो गया, गो हो गया, ये एक के साथ यूज नहीं हो सकती। हाँ, राम एंड श्याम गो कर सकता हूं, राम एंड श्याम गो कर सकता हूं, लेकिन राम अकेला गो नहीं कर सकता, राम गोज करना पड़ेगा। तो यहां पर आप देखो, जब वर्ब पैदा होती है तो वो प्लूरल होती है, उसको हम सिंगुलर बनाते हैं। सिंगुलर बनाने का फंडा क्या होता है हमारे पास, उसके साथ एस या ई एस ऐड कर दिया जाता है। उसके साथ एस या ई एस ऐड करके, जैसे बाइज, गोज, जैसे अब आप यहां पर देखोगे तो ई एस यहां पर लगा दिया, एस यहां पर लगा दिया, तो ये सिंगुलर बन गई। अब जरा नाउन पे आओ जरा। नाउन क्या होता है भैया? नाउन जैसे ये हो गया कार, किसी भी चीज के नाम को हम कहते हैं नाउन कहते हैं। ये कार हो गया, ये कार एक सिंगुलर है, एक वचन है। अब इसको अगर मुझे प्लूरल बनाना हो तो मैं क्या करूंगा? कार्स। अब इसके साथ एस या ई एस मैं ऐड कर दूंगा अगर मुझे प्लूरल बनाना हो। क्या समझे आप इससे? ये समझे कि भैया वर्ब और नाउन वो एक दूसरे के विपरीत हैं। विपरीत कैसे भैया? वर्ब के साथ जब एस या ई एस लग जाता है तो वो सिंगुलर बन जाता है, लेकिन वहीं अगर नाउन के साथ एस या ई एस लग जाता है तो वो प्लूरल बन जाता है। ये फंडा है इन दोनों के बीच में। क्लियर? कार के साथ एस लगा तो वो प्लूरल बना, लेकिन वहीं बाय के साथ एस लगा तो वो सिंगुलर बना। आया समझ में क्या बोला मैंने? ये होता है कुछ सिमिलैरिटीज या फिर डिफरेंशिएट, बहुत कॉमन चीज बहुत यूज होती है। अभी आपको एक कह सकता हूँ कि एक एरर करवाता हूँ जिससे आपको ये समझ में आए कि सर क्या एग्जाम में ये सिंगुलर प्लूरल से कुछ पूछा जाता है क्या? बेशक। देखो जरा आपसे क्या पूछा गया है, आपके सामने एक सेंटेंस है। सेंटेंस लिखा गया है, ईच ऑफ द बॉयज हैव कंप्लीटेड देयर टास्क। इसकी हिंदी क्या है कि प्रत्येक बच्चे ने, प्रत्येक लड़के ने अपना काम या अपना टास्क कंप्लीट कर चुका है। आया समझ में क्या लिखा है यहाँ पे? हिंदी मैंने बता दी। अब इसमें दिक्कत क्या है वो मैं आपको बताता हूं। यहां पर ये जो आपके सामने ये जो सेंटेंस दिया है, अगर मैं इसमें वर्ब पूछूं तो वर्ब क्या है? सर वर्ब है कंप्लीटेड। अभी आपको नहीं पता होगा कि वर्ब हम कैसे पहचानेंगे। अगले लेक्चर में आपको पता चल जाएगा, अगली वीडियो के अंदर आपको पता चल जाएगा कि वर्ब कैसे पहचाने जाती है। ये जो सेंटेंस मैं इसलिए करवा रहा हूं कि आपको यह पता चले कि जो मैंने अभी
ये जो मैंने आपके सामने ये जो प्लूरल सिंगुलर आपको समझाया है कि वर्ब और नाउन दोनों का सिंगुलर प्लूरल होता है, क्या इससे रिलेटेड कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्या? तो वो क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आपको, ठीक है? तो यहां पर ये कंप्लीटेड क्या हो गई? ये हो गई वर्ब, ये मेन वर्ब है, और ये हैव क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है। क्लियर? ये हेल्पिंग वर्ब है। हैव कंप्लीटेड ये हो जाता है। अब ये कंप्लीट करने का काम करेगा कौन? अभी समझेंगे जरा। और कंप्लीट किया क्या? एक चीज ये भी देखो, कंप्लीट किया टास्क, और अभी आपको जैसे मैंने बताया, ये काम जिसके ऊपर हो जाए उसको क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कहेंगे। रिसीवर है ना इस काम का। भाई ये देर क्या कर रहा है? इसके ऊपर अधिकार जता रहा है। किनका? भैया उनका टास्क, उनका काम। तो ये एक एडजेक्टिव है, ये एक एडजेक्टिव है। टेंशन ना लो, ये सारी चीजें आ जाएंगी आपको। सर हमें कैसे पता चलेगा कौन एडजेक्टिव है, कौन वर्ब है, कौन ऑब्जेक्ट है? भाई जब मैं भी आपके एज में था या पढ़ने बैठा था तो मुझे भी नहीं पता था। सीखा ना, हर चीज सीखी। जब मैं सीख सकता हूं तो आप भी सीख सकते हो। बस फर्क ये है कि मैंने अभी तक आपको सिखाया नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, सारी चीजें आएंगी। तो यहां पर कंप्लीटेड हो गया, वर्ब हैव होगी, हेल्पिंग वर्ब, देयर एडजेक्टिव, टास्क ऑब्जेक्ट। अब यहां पर ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन है, और ये बॉयज क्या है? इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। दा क्या है? आर्टिकल है। अब यहां पर ये कंप्लीट किया किसने? भैया इस कंप्लीट को किया इस ईच ने, तो ईच बनेगा यहां पर सब्जेक्ट। बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर जो मैंने आपको नहीं बताई हैं, बस मैं आपको वो एरर करवाना चाहता हूं कि जो मैंने आपको समझाया है ना, वर्ब से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं सिंगुलर प्लूरल से लेकर, तो वो चीज समझा रहा हूं मैं आपको। अब यहां पर देखो जरा, ये जो ईच है ना, इस ईच का मतलब होता है प्रत्येक, और प्रत्येक का मतलब होता है सिंगुलर, यानी एक एक करके जो बात करे। ये एक एक करके बात करने वाला शब्द है, एक एक करके बात करने वाले, यानी सिंगुलर कैटेगरी में आने वाली चीज है ये ईच। अगर ये सिंगुलर है, ये वर्ड जो है वो सिंगुलर है, तो इसके लिए वर्ब कैसे आएगी? भैया हमेशा जो सब्जेक्ट वर्ब होती है ना, वो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, तभी वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है ना। जो वर्ब होती है वो अपने सब्जेक्ट के अनुसार आती है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर रहेगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल रहेगी। तो यहां पर देखिए सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, लेकिन यहां पर जरा वर्ब देखिए, हैव। सर हैव तो प्लूरल होती है, तो हैव प्लूरल होती है, तो ये ईच तो सिंगुलर बैठा ना, तो हैव को क्या करेंगे? हैव को काट दिया जाएगा। तो हैव को काट दिया जाएगा तो इसकी सही आंसर क्या होगा? हैज होगा। तो देखा कि सिंगुलर प्लूरल से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ईच यहां पर सिंगुलर था, तो इसके लिए वर्ब भी हमें सिंगुलर ही लगानी पड़ी। एक और दिक्कत भी है, दिक्कत यहां पर है, देयर नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे थोड़ना है। अरे हर एक बच्चे ने अपना काम कंप्लीट कर दिया, उनका काम कंप्लीट थोड़ा कर दिया। इस देयर की जगह पर हीज आएगा, हीज टास्क। क्लियर हुआ? तो ये तो था आपके सामने एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन कि हम ग्रामर को कैसे करने वाले हैं। बहुत बेसिक से चीजें चलने वाली हैं। आपकी जो क्लास होगी वो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउन की होगी। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इस नाउन के अंदर बेसिक्स बताया जाएगा कि हम नाउन को पहचाने कैसे। अभी जैसे ये जो टास्क है ये एक नाउन है, हम कैसे पहचानेंगे कि नाउन क्या है, नाउन के टाइप्स क्या क्या हैं, उसको पहचानना सीखेंगे, उसका काम सीखेंगे हम। फिर उसके बाद प्रोनाउन को सीखेंगे। हर एक जो 8 आपके सामने पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखे हैं, इन सब का पहले बेसिक्स जाएगा। बेसिक्स के बाद डिटेल पे ऊपर हम जाएंगे। बहुत बढ़िया। और डिटेल के बाद फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। तो ये सारी जो चीजें हैं वो आप लोगों के लिए की जा रही हैं। आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं इस कोर्स से डेफिनेटली, उन जिनमें अगर इंग्लिश आती है तो वो डेफिनेटली आपके सोल्व होने वाले हैं, वो आसानी से आप क्लियर कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये आज की जो लेक्चर है वो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। समझ में आने के लिए आपको वो चीज़ें लिखनी होंगी। डेफिनेटली आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाए। नमस्कार, स्वागत है आपका इंग्लिश ग्रामर की 4th वीडियो में। और इस वीडियो के अंदर हम बेसिक्स कवर करेंगे वर्ब का। जो हमारी पिछली 3 वीडियोस थी उसके अंदर हमने नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इन तीनों पार्ट्स ऑफ स्पीच का बेसिक्स कवर कर लिया है।
बेसिक्स कवर करने का क्या मतलब है कि अगर कोई भी सेंटेंस है, उस सेंटेंस में हमें नाउन पहचानना होगा, तो हम ये सीख चुके हैं, पहचानना हम सीख चुके हैं। सेम एडजेक्टिव पहचानना हम सीख चुके हैं, एडवर्ब पहचानना हम सीख चुके हैं, और आज हम वर्ब के बारे में भी जानेंगे। वैसे मैंने वर्ब के बारे में आपको नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब इन तीनों में भी बताया हुआ है, और आज हम वर्ब के बारे में और भी ज़्यादा कुछ जानने वाले हैं। ये तो बेसिक्स है, जब डिटेल में चलेंगे तो बहुत अच्छे से वर्ब को भी करेंगे। क्लियर? और अपने पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जिसमें से समझ लो आधे तो आज खत्म हो जाएंगे, यानी 4 जो हैं आज खत्म हो जाएंगे। 1 या 2 वीडियोस और आएंगी बेसिक्स की, फिर हम डिटेल पे करने लग जाएंगे अपनी सारी चीज़ों को। और डिटेल पे जो हमारा पहला लेक्चर रहेगा वो रहेगा प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन का बेसिक्स और डिटेल मैं उसी लेक्चर में करवा दूंगा। ऐसा समझो इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से 7 की तो मैं आपको बेसिक्स कंप्लीट करा दूंगा, और 8वें की बेसिक जब हम करेंगे प्रोनाउन को, वहीं पर आपको करवा दिया हुआ। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं अपनी। देखिए, वर्ब के बारे में यहाँ पर आपके सामने एक डेफिनेशन लिखी हुई है। वो डेफिनेशन क्या कहती है? यह एक एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। एक्शन का काम क्या मतलब होता है? काम, यानी यह काम को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, वर्ब जो है वो काम को बताता है, और मैंने आपको वर्ब की डेफिनेशन बताई हुई है। एक्शन को रिप्रेजेंट तो करता ही करता है। इसकी क्या होती है? इसकी 3 फॉर्म होती हैं। इसकी 3 फॉर्म होती हैं। जैसे कि मैंने कहा गो, गो की गो, गोज, एक तो यही होती है। ठीक है, सेकंड क्या होती है इसकी? वेंट होती है। थर्ड क्या होती है? गोन होती है। और एक और होती है जिसको हम कहते हैं गोइंग। इसको हम कहते हैं वर्ब की बेस फॉर्म प्लस में आईएनजी। अच्छा, वर्ब की बेस फॉर्म का क्या मतलब होता है ये भी मैंने आप लोगों को बताया है। ये क्या कहलाती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये क्या कहलाती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये क्या कहलाती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर? ये वाली बातें तो हमने ऑलरेडी वीडियोस में सीखी हुई हैं, जो प्रीवियस वीडियोस हमने की हैं। अब इससे थोड़ा सा और ज़्यादा जानते हैं। वर्ब इतना ही नहीं है कि कह दें कि इसकी 3 फॉर्म होती हैं। धीरे धीरे चीज़ें आपके सामने ऐड ऑन होती चलेंगी। आज आप यहाँ पर क्या सीखोगे, इसको सारे को रफ कर रहा हूँ मैं। आज आप यहाँ पर क्या सीखोगे कि भैया वर्ब जो होती है वो एक्शन को तो रिप्रेजेंट करती ही करती है, इसके 3 काम और होते हैं। ये 3 तरीके से रिप्रेजेंट होती है। एक होती है डूइंग। डूइंग का मतलब होता है करना। डूइंग का मतलब होता है करना, यानी वर्ब जो होती है वो करना, क्या कर रहा है काम को, उसको बताती है। एक होता है बीइंग, होना, यानी वर्ब किसी के कुछ होने की, किसी होने की स्थिति। भाई कोई क्या टीचर है, कोई स्मार्ट है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, इस स्थिति को भी बताती है कौन? वर्ब। और एक होता है हैपनिंग। हैपनिंग का मतलब होता है अपने आप हो जाना। अपने आप हो जाना, यानी कोई काम अपने आप हो गया। जैसे सूरज का उगना, भैया कोई उगा थोड़ना रहा है, वो अपने आप हो रहा है सूरज का उगना। धरती का अपने आप रिवॉल्व होना, कोई करवा थोड़ना रहा है। तो ये हैपनिंग वर्ब है। बीइंग का मैंने आप लोगों को बताया। डूइंग अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर करवा देता हूँ। यहाँ आपके सामने 2 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। इन सेंटेंसेस को हम ब्रेक करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा, ब्रेक करने पे आते हैं। सबसे पहले हम ब्रेक कैसे करेंगे, आपको याद हो तो? ब्रेक करने की शुरुआत हमें करनी है वर्ब से। इस क्वेश्चन के अंदर अनिल सोल्व्ड द क्वेश्चंस, इस सेंटेंस के अंदर वर्ब क्या है? वर्ब है सोल्व्ड। कैसे है वर्ब? सर, वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, सोल्व, सोल्व्ड, सोल्ड। ये रही यहाँ आपके सामने वर्ब ये लिखी हुई है। अच्छा, काफी सारे बच्चे ये भी पहचान रहे होंगे सर ये V2 है या V3, क्योंकि सोल्व जो हम लिखते हैं, सोल्व की सोल्ड, ये सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ये सेम होती हैं। तो सर ये कौन सी वाली है? सेकंड है या थर्ड है? कौन सी वाली है? तो अभी इसके ऊपर मत जाओ, अभी इसके ऊपर मत जाओ। ये अगली वीडियो में आप लोगों को करा दूंगा कि फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है। ये अगली वीडियो में हम चीज़ों को कवर कर लेंगे। अभी बस इतना समझ लो, यहाँ हमने जाना क्या, ये सोल्ड क्या है? ये वर्ब है। क्लियर? सेकंड है, थर्ड है, ये बाद की बात आ जाएगी। अगली वीडियो में इसको हम कवर कर देंगे। जिसको आता है बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये होगी हमारे सामने वर्ब। अच्छा, सोल्ड, अनिल सोल्ड द क्वेश्चन। यहाँ पर काम क्या हो रहा है? क्वेश्चंस को हल करने का। सोल्ड का मतलब क्या होता है? हल करना, यानी सोल्व मतलब कि क्वेश्चन को कंप्लीट कर देना या सुलझा लेना। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया इसका हल कर देना। अब ये हल करने का काम कर कौन रहा है? अनिल कर रहा है। अनिल कर रहा है, तो यहाँ पर ये अनिल क्या कहलाएगा? डूअर। यहाँ अनिल क्या कहलाएगा? डूअर। तभी इसको डूइंग वर्ब कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर डूअर भी होता है, डूअर प्रेजेंट होता है। अनिल यहाँ पर क्या कर रहा है? इस सोल्व वर्ब को कर रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? सब्जेक्ट। नाउन है, प्रॉपर है, ये चीजें हमें जानते ही हैं। सोल्ड वट, क्या सोल्व कर दिया भाई? क्वेश्चन। क्वेश्चन सोल्व कर दिया, तो ये क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। नाउन है,
कॉमन है, ठीक है। अब क्वेश्चंस, इन चीज को ध्यान रखना। और ये दा क्या है, ये आर्टिकल है, ध्यान रखना इस चीज को। तो इस सेंटेंस में हमने कर लिया कि सोल जो है वो वर्ब है, अनिल इस वर्ब को करने वाला है, तो ये नाउन हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब क्या कर दिया, क्वेश्चन सोल्व कर दिया, तो क्वेश्चन क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट कौन होते हैं, एक्शन के रिसीवर होते हैं। सब्जेक्ट कौन होता है, जो एक्शन का डूअर होता है। क्लियर यहां पर, ओके। अभी समझना, मैं यहाँ पर आपको कुछ चीजें करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डूइंग, बीइंग, हैपनिंग, ये यहाँ पर इन चीजों को डिवाइड करने का मकसद क्या है, ये थोड़ी देर में आपके सामने क्लियर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ही वेंट टू मुंबई, ही वेंट टू मुंबई, ये वेंट क्या है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को कराया, ये वेंट क्या है, वर्ब है। ये वेंट क्या है, वर्ब है। वेंट का मतलब है गया, वह मुंबई गया था। अब यहां पर वेंट ये होगी वर्ब, ये काम कर कौन रहा है, ये ही कर रहा है, तो ही यहां पर क्या बनेगा, सब्जेक्ट है। इस एक्शन का डूअर हो गया ना, ये डूइंग वर्ब है, इस एक्शन का डूअर होता है हमारे सामने, तो ये हो गया हमारे सामने सब्जेक्ट, प्रोनाउन है ये, ठीक है, प्रोनाउन हो गया। अब वेंट टू, टू क्या है, प्रीपोजिशन है। अच्छा, प्रीपोजिशन भी मैंने आप लोगों को करवाई हुई है कुछ कॉमन, इन होगी, एट होगी, ऑन हो गई, टू हो गई, फोर हो गई, फ्रॉम हो गई, ठीक है, अगेंस्ट हो गई। ये ध्यान रखना, कुछ एक कॉमन प्रीपोजिशन है, उसको हमें ध्यान रखना है, ठीक है। बिटवीन हो गई, अच्छा ये हो गई हमारे सामने, अपॉन हो गया, और इसके अलावा विद हो गई, विदाउट हो गई। ये क्या है, हमारे सामने कॉमन प्रीपोजिशन है, और इन प्रीपोजिशन को ध्यान रखना है अपने को, और ये पिछली वीडियोस में मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है। अब यहां पर देखो, ये टू होगी प्रीपोजिशन, और आपको पता है कि प्रीपोजिशन के बाद क्या आते हैं, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट, तो ये क्या कहलाएगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्रीपोजिशन के बाद क्या आते हैं, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट, तो मुंबई क्या बनेगा, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, नाउन है, प्रॉपर है। क्लियर। अब आगे चलते हैं, अगले सेंटेंस पे आते हैं, या फिर कहीं कि अगले पार्ट्स पे आते हैं। अगला पार्ट क्या कहलाता है, अगला पार्ट है बीइंग। बीइंग का मतलब होता है किसी का कुछ होना, बीइंग का मतलब होता है किसी का कुछ होना। जैसे यहां पर अगर आप देखें, एक मिनट, अगर यहां पर आप देखें तो यहां लिखा हुआ है अनिल इज अ टीचर। अब इस सेंटेंस को मैं ब्रेक करने की बात करूं तो इज क्या है, मेन वर्ब है। इज क्या है, मेन वर्ब है। अनिल इज द टीचर, ए क्या है, आर्टिकल है। अनिल क्या है, सब्जेक्ट है। टीचर क्या है, नाउन है, कॉमन है, लेकिन इसका काम क्या है, इसका काम है यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का, ठीक है। ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वाली बात भी मैंने आप लोगों को बताई हुई है। अच्छा, बीइंग जो वर्ब होती है, मैंने आप लोगों को बीइंग होना, ये बी की फॉर्म, ध्यान रखना, बी की फॉर्म कौन कौन सी थी, इज, एम, आर, और खुद बी भी। इसके अलावा सेकंड फॉर्म वोज, वर। इसके अलावा थर्ड फॉर्म बीन। इसके अलावा एक और फॉर्म जो हम कौन सी होती है, वो होती है बीइंग। अरे क्या हो रहा है, ये अटक क्यों रहा है, एक मिनट एक मिनट, ये क्या होती है, बीइंग। क्लियर। अब यहां पर देखो, अनिल इज द टीचर, इज यहां पर होगी मेन वर्ब, अनिल हो गया सब्जेक्ट, ए आर्टिकल है, टीचर यहां पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। इसका क्या मतलब हुआ, अनिल एक अध्यापक है। अगले सेंटेंस पे आओ, कुणाल इज वेरी स्मार्ट, सेम टू सेम, इज यहां पर मेन वर्ब है, कुणाल यहां पर सब्जेक्ट है, और वेरी स्मार्ट, स्मार्ट यहां पे एडजेक्टिव है। सब्जेक्ट स्मार्ट क्या है, एडजेक्टिव है, क्वालिटी बताने वाला, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है। वेरी इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ डिग्री। ये पिछले लेक्चर में हमने सीखा था, एडवर्ब ऑफ डिग्री है ये यहाँ पर। क्लियर। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, बी की फॉर्म जो होती है वो मेन वर्ब का काम करती है, बी की फॉर्म जो होती है वो मेन वर्ब का भी काम करती है और हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती है, दोनों काम करती है। अभी आप सोचोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कब हेल्पिंग वर्ब है कब मेन वर्ब है, तो मैंने आपको बताया हुआ है, अगर बी के बाद कोई दूसरी फॉर्म नहीं आ रही है, कोई वर्ब की दूसरी फॉर्म नहीं आ रही है, कोई अलग से वर्ब नहीं आ रही है, तो इसको मान लो तुम मेन वर्ब। बी के बाद अगर कोई वर्ब नहीं आ रही है तो इसको मान लो तुम मेन वर्ब। अगर बी के बाद कोई वर्ब आ रही है, यानी बी के इन 8 फॉर्म के बाद अगर कोई वर्ब आ रही है तो इसको क्या मानोगे, हेल्पिंग वर्ब। अभी यहां पर जो है इसके बाद तो कोई वर्ब नहीं आ रही इसलिए हमने इसको मेन वर्ब बोला, इसके बाद कोई वर्ब नहीं आ रही इसलिए इसको हमने मेन वर्ब बोला। क्लियर। हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं, जैसे अनिल इज गोइंग टू द स्कूल, अनिल इज गोइंग टू द स्कूल, उसमें इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। कैसे, क्योंकि गोइंग उसके बाद मेन वर्ब हो जाएगी।
तो दोनों काम करती है बी की फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब का भी और मेन वर्ब का भी। मेन वर्ब का मैंने आपको बता दिया कैसे पता करना, और हेल्पिंग वर्ब का भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। अच्छा, यहाँ पर आते हैं हैपनिंग वर्ब को और कर लेते हैं। हैपनिंग वर्ब में है द सन राइजेज इन द ईस्ट। द सन राइजेज इन द ईस्ट। राइज ये क्या हो गई, यहाँ पर वर्ब हो गई। राइज ये क्या हो गई, वर्ब हो गई। इन क्या है, प्रीपोजिशन है। इन क्या है, प्रीपोजिशन है। द क्या है, आर्टिकल है। और ईस्ट क्या बनेगा, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जब भी प्रीपोजिशन आएगी और प्रीपोजिशन क्या बोलेगी, भैया मेरे लिए तो मेरा एक ऑब्जेक्ट ला के दो, तो प्रीपोजिशन आती है तो प्रीपोजिशन के बाद उसके ऑब्जेक्ट आते हैं। ये चीज ध्यान रखना। अब यहां पर तो ये प्रीपोजिशन होगी, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, द आर्टिकल हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को एक बात भी बोली हुई और आज भी इस चीज को समझाऊंगा कि वर्ब, जब भी वर्ब आएगी सेंटेंस में, उसके लिए उसका सब्जेक्ट आएगा ही आएगा। या फिर बात ये बोलूं कि अगर सब्जेक्ट आएगा तो उसके लिए उसकी वर्ब आएगी ही आएगी, ठीक है। ये दोनों तो भैया एक दूसरे के जन्म जन्म के साथी हैं, ये अलग नहीं हो सकते और इनके बिना सेंटेंस बन नहीं सकता। सेम ये राइजिज क्या है, वर्ब है। ये राइजिज क्या है, वर्ब है। अब राइजिज वर्ब है तो अगर मैं पूछूं इसका सब्जेक्ट कहाँ है, तो सर ये सन बना दो ना सब्जेक्ट। सर ये सब्जेक्ट जो है वो सन बना दो। क्लियर। अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं पिछले सेंटेंस में जाता हूं। अभी हमने क्या किया है यहाँ पर, अभी हमने किया है कि अनिल ये क्या है, सब्जेक्ट है। यहाँ पर सब्जेक्ट की परिभाषा क्या है, जरा याद करो। सब्जेक्ट की यहाँ पर परिभाषा है कि ये एक्शन को कर रहा है। सब्जेक्ट वो होता है, सब्जेक्ट वो होता है जो एक्शन को करता है। एक्शन को करने वाला, एक्शन को करने वाला क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो ये वाली बात, ये वाली भाषा जो है वो इस डूइंग वर्ब के केस में लग रही है। सब्जेक्ट को करने वाला कौन होता है, सब एक्शन को करने वाला कौन होता है, सब्जेक्ट होता है। क्लियर। यहां पर जाने का काम कौन कर रहा है, ही कर रहा है, तो ही यहां पर सब्जेक्ट है। ये सोल्व करने का काम कौन कर रहा है, अनिल कर रहा है, तो अनिल यहां पर सब्जेक्ट है। अब यहां पर आओ जरा, अनिल इज ए टीचर। यहां पर सब्जेक्ट की परिभाषा क्या है, क्या यहां पर कोई काम हो रहा है, नहीं यहां पे तो कोई काम नहीं हो रहा। क्यों, क्योंकि ये तो स्थिति बता रही है ना, स्थिति। भाई यहां पर कौन क्या है, स्थिति बताई जा रही है कि अनिल एक टीचर है, कुणाल स्मार्ट है, तो एक तरीके से उनके बारे में बताया जा रहा है। तो यहां पर सब्जेक्ट की परिभाषा क्या बनेगी, यहां पर सब्जेक्ट की परिभाषा बनेगी मेन आइडिया। मेन आइडिया, मेन आइडिया या सेंट्रल आइडिया। मेन आइडिया, सेंट्रल आइडिया, या जिसके बारे में बात हो रही हो, जिसके बारे में बात हो रही हो वो क्या होते हैं, सब्जेक्ट होता है। जिसके बारे में, जिसके बारे में बात हो रही हो, जिसके बारे में बात हो रही हो, वो कौन होता है, सब्जेक्ट होता है। तो दो डेफिनेशन हमने देख ली ना सब्जेक्ट की, सेंटेंस में वेरी कर रही है। अभी इसमें आओ हैपनिंग वर्ब में। हैपनिंग का मतलब होता है अपने आप हो जाना काम। अगर मैं यहां पर ये सब्जेक्ट बना, देखो हमारे पास कोई चारा तो था नहीं सब्जेक्ट बनाने के, क्योंकि जैसे मैंने कहा सब्जेक्ट आएगी तो उसके लिए वर्ब आएगा, वर्ब आएगी तो उसके लिए सब्जेक्ट आएगी। भाई मैंने कहा ना जन्म जन्म के साथ ही हैं दोनों, एक दूसरे का साथ तो छोड़ नहीं सकते। तो यहां पर जरा एक चीज देखो, इस सेंटेंस का मतलब है सन उगता है कहां से, ईस्ट से। सन उगता है कहां से, ईस्ट से। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, कोई भी गड़बड़ नहीं है। अगर मैं यहां पर पूछूं यहां सब्जेक्ट की परिभाषा क्या है, यहां सब्जेक्ट की परिभाषा क्या है भैया, ये बताओ जरा मुझे। यहां सब्जेक्ट की क्या परिभाषा मिलेगी, क्या यहां पर सब्जेक्ट डूअर है क्या, क्या सूरज अपने आप को उगा सकता है। भाई सोचें कि कल को सूरज का मन किया, सूरज देवता बोले कि भैया आज तो मैं ना पूर्व दिशा से ना उग कर, आज तो मैं पश्चिम दिशा से उगूंगा। क्या ऐसा सूरज देवता कर सकते हैं, देवता हैं तो कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो करेंगे नहीं ना, क्योंकि एक प्रकृति चल रही है, प्रकृति का नियम है, वो अपने हिसाब से चलती है। तो यहां पर सूरज कुछ नहीं करेंगे, ये काम अपने आप हो रहा है, प्रकृति अपने आप चल रही है। तो ये उगने का काम सूरज ने नहीं किया, ये उगने का काम सूरज ने नहीं किया, तो भैया किसने किया, भैया खुद हुआ, ये खुद हुआ, भगवान ने किया, ऐसे समझो। जो काम भगवान कर रहे हैं वो समझो वो हैपनिंग वर्ब है। यहां पर हमें सब्जेक्ट की परिभाषा क्या है, हमें मानना पड़ेगा, सीधी सी बात है, हमें यह मानना पड़ेगा। जरा यहां देखो, इसमें सब्जेक्ट की परिभाषा एक तरीके से ये एक्शन का रिसीवर है। भाई यहां पर ऑब्जेक्ट क्यों नहीं आ सकता, ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि यहां पर वर्ब का रिसीवर तो खुद सब्जेक्ट भाई साहब बन के बैठ जाएंगे। इसलिए यहां पर ध्यान रखना हमेशा कि हैपनिंग वर्ब में कभी ऑब्जेक्ट नहीं आता। अभी इस चीज को ही समझाना है मुझे। सन यहां पर सब्जेक्ट बनेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि हमारे पास कोई चारा नहीं था। चारा कैसे नहीं था, भाई पूरा सेंटेंस छान मार लिया हमने,
राइज इस वर्ब को अपना सब्जेक्ट चाहिए था और सनी जो था वो यहाँ पर सब्जेक्ट बन के बैठा है। और यहाँ पर सब्जेक्ट की परिभाषा ऐसी नहीं रहेगी कि सब्जेक्ट ने काम कर दिया या सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, ना भैया, यहाँ बनाना पड़ेगा। क्लियर हुआ? अगले में देखो जरा, यहां पर लिखा हुआ है रोहन फेल फ्रॉम द स्टेयर्स। फेल, फॉल, फॉलन, ये होगी हमारे सामने वर्ब, ये होगी वर्ब, ये इसका मतलब होता है गिर गया। भाई रोहन गिर गया, ये सब्जेक्ट, ये फ्रॉम प्रीपोजिशन, स्टेयर्स इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, स्टेयर्स का मतलब सीढ़ियां, द आर्टिकल। अब मुझे बताओ इस वर्ब को अपना सब्जेक्ट चाहिए, एक ही सेंटेंस बचता है रोहन, इसको मुझे सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो रोहन यहां पर जो है वो इस वर्ब का सब्जेक्ट बन जाएगा। अब यहां पर क्या कहते हैं, इस फेल वर्ब का एक्शन हो किसके ऊपर रहा है, इस रोहन के ऊपर ही हो रहा है। अब इस चीज को समझाएंगे, थोड़ा सा धैर्य रखो। अगला देखो, द ग्लास ऑफ मिल्क स्लिप्ड फ्रॉम माई हैंड। यहां पर स्लिप्ड ये क्या है, वर्ब है कि भाई ग्लास ऑफ मिल्क, एक दूध का गिलास मेरे हाथ से फिसल गया, ये हो गया वर्ब। ऑफ प्रीपोजिशन है, मिल्क इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, नाउन है, ठीक है, नाउन है, एक मिनट, ओके, मिल्क इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, नाउन है, मटेरियल नाउन है, ध्यान रखना मटेरियल नाउन है। फ्रॉम प्रीपोजिशन है, फ्रॉम प्रीपोजिशन है, माई हैंड्स, ये हैंड्स क्या है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये मिल्क इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, हैंड्स इस फ्रॉम प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और माई क्या कर रहा है, इस हैंड्स के ऊपर अधिकार जताने वाला, इस हैंड्स के ऊपर अधिकार जताने वाला पोसेसिव एडजेक्टिव है, पोसेसिव एडजेक्टिव है। अब बात आती है क्या इस स्लिप वर्ब को अपना ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट मिला, नहीं मिला, भैया बनाना तो पड़ेगा ना, देना पड़ेगा, क्या बनेगा, ये ग्लास बनेगा, दा तो बनेगा नहीं क्योंकि दा आर्टिकल होता है, तो ग्लास क्या है, इस स्लिप वर्ब का सब्जेक्ट बनेगा, ये स्लिप वर्ब का सब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि हमारे पास और कोई शब्द नहीं बचता ना। अब इन तीनों चीजों में मैंने आप लोगों को क्या समझाया, जरा यहां पर आओ। इस सेंटेंस में, इसमें अगर मैं बात करूं डूइंग में, अगर इस डूइंग में मैं बात करूं, पहले सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट मिला क्या, पहले सेंटेंस में क्या आपको ऑब्जेक्ट मिला, सर बिल्कुल मिला। देखिए सर ये क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्ट है, क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। क्या इस सेकंड सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट मिला कि नहीं, सर इसमें ऑब्जेक्ट नहीं मिला, क्योंकि वेंट के बाद तो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आ गया मुंबई, तो ये तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब का ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो दूसरे में भी आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिला। तो डूइंग में आपको एक जगह तो ऑब्जेक्ट मिलता है और दूसरी जगह पे आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलता। सेम बीइंग में आते हैं, क्या यहां पर आपको ऑब्जेक्ट मिला पहले वाले सेंटेंस में, नहीं सर नहीं मिला। क्या दूसरे वाले में मिला, स्मार्ट है वेरी, नहीं सर इसमें भी नहीं मिला। अच्छा मुझे बताओ बीइंग वर्ब में ऑब्जेक्ट क्यों नहीं होता, बीइंग वर्ब में ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं होता क्योंकि यहां पर आप किसी की स्थिति बता रहे हो, कौन क्या है, जैसे टीचर है, कोई स्मार्ट है, कोई रिच है, कोई अमीर है और गरीब है, तो यहां पर आप उनकी स्थिति बता रहे हो, किसी का कुछ होने का बता रहे हो, तो वहां पर कोई एक्शन हो नहीं रहा, और एक्शन हो नहीं रहा तो उसका रिसीवर कभी नहीं होगा। एक्चुअल में ऑब्जेक्ट कौन होता है, ऑब्जेक्ट वो होता है जो एक्शन का रिसीवर होता है, जिसके ऊपर एक्शन हो जाए, वो ऑब्जेक्ट होता है। यहां पर कहीं एक्शन तो है ही नहीं, एक्शन तो हो ही नहीं रहा, एक्शन नहीं हो रहा तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, इसलिए यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं आता। तो बीइंग वर्ब के केस में कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आता। अब आते हैं इसके ऊपर हैपनिंग पे। क्या यहां पर आप तीनों सेंटेंसेस में देखिए, क्या आपको यहां पर ऑब्जेक्ट मिला, पहले सेंटेंस की बात करूं, क्या ऑब्जेक्ट मिला आपको पहले सेंटेंस में, दूसरे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मिला, या तीसरे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मिला, जरा सोच कर देखिए। अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले इन चीजों को कवर भी करवाया है। देखिए पहले सेंटेंस में आते हैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट, राइजेज ये एक्शन हो रहा है उगने का, भाई अब यहां पर उग रहा है, सन उग रहा है, तो सन इस एक्शन को कर नहीं रहा, वो अपने आप हो रहा है, लेकिन ये एक्शन हो किसके ऊपर है, इस सब्जेक्ट के ऊपर। हैपनिंग वर्ब में कभी ऑब्जेक्ट आएगा ही नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि भैया एक्शन का रिसीवर होता है ऑब्जेक्ट, लेकिन हैपनिंग वर्ब में तो खुद सब्जेक्ट भैया खुद रिसीवर बन के बैठे हैं, इसलिए हैपनिंग वर्ब में कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। सेम रोहन फेल फ्रॉम द स्टेयर्स, भैया कहां से गिर गया, स्टेयर से गिर गया, गिरने का हुआ किसके ऊपर काम, ये रोहन के ऊपर, इसलिए यहां पर वर्ब का खुद रिसीवर खुद सब्जेक्ट भाई साहब बैठे हैं, इसलिए यहां पर कभी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। अगले में स्लिप्ड फ्रॉम माई हैंड्स, मेरे हाथ से फिसल गया दूध का गिलास, यहां पर ये स्लिप होने का एक्शन इस ग्लास के ऊपर हो गया, तो यहां पर खुद वर्ब का रिसीवर एक तरीके से सब्जेक्ट बन के बैठे, तो इसलिए यहां पर भी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। हैपनिंग वर्ब में कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, बीइंग वर्ब में कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, डूइंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता।
सर ये क्यों बता रहे हो, इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक ऐसा है, इसको सारे को रफ कर रहा हूँ। लॉजिक ऐसा है भैया, आपके सामने मैं अगले लेक्चर में पैसिव एक्टिव कराऊंगा, और वही ऑब्जेक्ट आना या ना आना उसके ऊपर डिपेंड करता है। पैसिव एक्टिव एक वर्ब का ही टाइप है, वो एक लेक्चर भी है पूरा, और एक वर्ब का छोटा सा एक हिस्सा भी है, वो भी मुझे आप लोगों को करवाना है, क्योंकि एरर को जब हम फाइंड आउट करेंगे तो कहीं ना कहीं वो पैसिव एक्टिव का रोल हमें बहुत काम में आता है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक टर्म समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उस टर्म का नाम है ट्रांजिटिव, उस वर्ब का नाम है ट्रांजिटिव। अरे एक और टर्म है जिसका नाम है इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। अच्छा, ट्रांस का मतलब समझ लो, ट्रांस का मतलब होता है मूव होना। ट्रांसफर आपने सुना होगा ना, ट्रांसफर, किसी का ट्रांसफर हो गया, ठीक है, वो ट्रांसफर यानी एक जगह से दूसरी जगह पे चल गया। तो ट्रांजिटिव होता है एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, ठीक है, मूव होना, एक्चुअल में मूव होना। और यहां पर ये लगा हुआ है इनट्रांजिटिव। तो इनट्रांजिटिव में ये इन जो है ना, ये इन जो है उसका क्या मतलब है, नेगेटिव, यानी इसमें मूव नहीं होते, इनमें मूव नहीं होते, ठीक है। तो यहां पर इन में मूव नहीं होना यानी इसमें मूव नहीं होता, ठीक है। इस ट्रांजिटिव में, इस ट्रांस का मतलब होता है मूव होना, लेकिन ये इन लगा दिया तो कभी या ना मूव नहीं होने देंगे हम, लेकिन यहां पर ना नहीं है तो इसमें मूव होया जाएगा। तो ट्रांजिटिव का मतलब मूव होना और इन ट्रांजिटिव का मतलब मूव नहीं होना। तो यहां पर जरा देखो, डूइंग वर्ब, इसको अपना ऑब्जेक्ट मिला यानी यहां पर एक्शन ट्रांसफर हो गया, एक्शन का ट्रांसफर हो गया, ठीक है, एक्शन ट्रांसफर हो गया। तो यहां पर इसको कहेंगे हम ट्रांजिटिव, यानी ट्रांजिटिव वो वर्ब होती है जिनको ऑब्जेक्ट मिल जाता है। ट्रांजिटिव वो वर्ब होती हैं जिनको ऑब्जेक्ट मिल जाता है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। और इंट्रांजिटिव वो वर्ब होती हैं जिनको ऑब्जेक्ट नहीं मिलता। ये वाली बात आप लोगों को समझा रहा हूं मैं। ये वर्ब के बारे में आप लोगों को जितना बताया, डूइंग, बीइंग, हैपनिंग, ये सारा कुछ बताना वो इसलिए था कि भैया ट्रांजिटिव वर्ब किसको कहेंगे और इंट्रांजिटिव वर्ब किसको कहेंगे। ट्रांजिटिव का मतलब जिसमें ऑब्जेक्ट आ जाए, इंट्रांजिटिव का मतलब जिसमें ऑब्जेक्ट ना आए। और ये वर्ब ऐसी होती हैं जिनके अंदर डूइंग में ऑब्जेक्ट आता भी और नहीं भी आता, बीइंग में ऑब्जेक्ट नहीं आता, हैपनिंग में वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं आता। और ये सारा काम आपका पैसिव एक्टिव में यूज होने वाला है। क्लियर? अब आगे चलते हैं। ये रहे, आपको कुछ सेंटेंसेस के टाइप मुझे करवाने हैं। वो क्यों करवाने हैं, उसका रीजन ये है, इस हैपनिंग वर्ब को मुझे अच्छे से समझाना है, इसलिए मुझे आप लोगों को सेंटेंसेस के कुछ टाइप्स करवाने पड़ेंगे। 5 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं अपने सामने। 5 टाइप में पहला है असर्टिव। असर्टिव का मतलब होता है कथन, कथन का मतलब होता है कहना, ठीक है, कथन। अब इसको एक बार रफ कर देता हूं। इसका मतलब होता है कथन, कथन का मतलब होता है कहना। अरे लिखा ही नहीं जा रहा है, साफ 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 से लिखने की कोशिश करते हैं, ये रे प्यार से। कथन, उम्मीद करता हूं अब आप लोगों को समझ आ जाएगा। कथन का मतलब होता है कहना। तो कोई इंसान दो तरीके से बात बोलता है, एक तो पॉजिटिव और एक होती है नेगेटिव। पॉजिटिव को कहते हैं अफर्मेटिव, पॉजिटिव कहते हैं अफर्मेटिव, और जो गलत ढंग से मतलब कि नेगेटिव जिसमें ना आ जाए उसको बोलते हैं नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब गाली नहीं देने का, इसमें नेगेटिव का मतलब होता है नोट आ जाना। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करें तो ब्रेक करने में, रोहन प्लेज क्रिकेट, वर्ब क्या है, प्लेज है, तो ये हो जाएगी वर्ब। मोहन क्या है, इसमें एक्शन हो रहा है ना, ये करने वाला हो गया, सब्जेक्ट है। क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हो गया। सेम ऊपर वाला है प्ले, मोहन, ये प्ले जो है वर्ब है, मोहन क्या है, सब्जेक्ट है, क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है। अच्छा, ये डज और नोट बच गया, इसको समझ लो जरा। यहां पर देखो, यहां पर एस लगा हुआ था और यहां पर एस नहीं लगा हुआ, और ये एस वाला फंडा मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है कि सिंगुलर के साथ, अगर आपको सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगानी पड़ेगी। और कार, ये सिंगुलर है, इसको प्लूरल करेंगे तो कार्स हो जाता है, ये नाउन है। लेकिन वर्ब में उल्टा फंडा होता है, गो, ये प्लूरल वर्ब है, इसके साथ गोज आ जाएगा तो ये सिंगुलर बन जाएगी, ये सिंगुलर है, ठीक है। लेकिन इसमें ये वाली सिंगुलर चीज है नाउन वाले में, तो इनका उल्टा चलता है। अब आई चीज समझ में, एक मिनट इसको रफ कर देते हैं। हाँ, अब आते हैं यहां पर। अब बात करें एस कहाँ गया, सर ऊपर वाले में एस था, ये वाला एस कहाँ गया, तो एस आ जाएगा यहां पर इस डज के साथ। सर ये क्यों आया, क्योंकि भैया मुझे नोट लगाना था, मुझे नोट लगाना था, और नोट लगाना है तो मुझे डू डज की हेल्प की पड़ती है, डू डज की हेल्प पड़ जाती है, वही हेल्प की जरूरत आती है मुझे। तो यहाँ पर डज मैंने लगाया,
डू क्यों नहीं लगाया? डू जो होता है वो प्लुरल के लिए आता है, डज जो होता है वो सिंगुलर के लिए आता है। तो मोहन सिंगुलर था इसलिए डज लगाना पड़ गया, और एक बार एस आ गया तो दूसरी बार एस नहीं लगाते। तो ये होती है हेल्पिंग वर्ब, ये होती है हेल्पिंग वर्ब। सर ये फिर से हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब तो सर आपने इज एम आर भी बताई हुई है हमें। समझो जरा, मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ चीज़ें करवा देता हूँ। बी की फॉर्म और डू की फॉर्म समझ लो। बी की फॉर्म में कौन कौन सी आती हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। बी की फॉर्म में आती है इज, एम, आर, और बी खुद भी आती है। और वो क्या आती है? वोज, वर, और क्या आती है? बीन, और क्या आती है? बीइंग। ठीक है, ये 8 आती हैं। अच्छा, डू में क्या आती है सर? डू में आती है डू, डज फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म डिड। अरे अरे अरे, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसको रफ करते हैं। अरे पूरा ही चला जाता है, ये भी कमाल की बात है। डिड, ठीक है, डिड, डन, डूइंग, ये आती है डू की फॉर्म में। अच्छा सर फर्क क्या है इनमें? अभी फर्क समझो, पहले सिमिलैरिटी समझ लो। सिमिलैरिटीज ये हैं इसके अंदर कि भैया बी की फॉर्म भी हेल्पिंग वर्ब बन सकती है और बी की फॉर्म मेन वर्ब भी बन सकती है। ले डू की फॉर्म भी सेम काम कर सकती है, वो हेल्पिंग वर्ब भी बन सकती है और मेन वर्ब भी बन सकती है। यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब बनी हुई है, मेन वर्ब भी बन जाएगी। ठीक है, तो सर जैसे आपने बताया बी की फॉर्म जो है, जब भी बी की फॉर्म आती है वो लिंकिंग वर्ब का काम करती है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था बी की फॉर्म जब भी मेन वर्ब बनेगी तो इसे लिंकिंग वर्ब कहेंगे। ये लिंकिंग वर्ब बनती है अगर आप इसे मेन वर्ब बना देते हो। क्या सर ये डू भी डू जो है वो भी क्या लिंकिंग वर्ब होगी? मैंने कहा नहीं, डू है वो लिंकिंग वर्ब नहीं होगी। लिंकिंग वर्ब बनने की पावर इस बी के पास ही है, डू के पास नहीं है। आई होप सो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आते हैं इसके ऊपर। तो डज क्या है? यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। नोट, प्ले क्रिकेट, ये होगी यहाँ पर वर्ब। अच्छा ये नोट क्या कर रहा है? नोट किसके पहले आए हुए? प्ले के। प्ले को नेगेटिव कर रहा है, यानी एक वर्ब के बारे में बता रहा है। एक ऐसा शब्द जो वर्ब के बारे में बताए उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ नेगेशन। क्लियर? उम्मीद करता हूं ये आपको एजर्टिव का अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों क्लियर हो गए होंगे। अब आते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन पूछना। ठीक है, सवाल जवाब करना। इंटेरोगेशन आप सुनते हो ना, सीबीआई ने इंटेरोगेशन कर रही है, तो वही वाली बात आ जाती है इसमें, इंटेरोगेटिव। अच्छा, इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क आता है, मैं लगाना भूल गया, यहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, इसका ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ पर इस सेंटेंस को ब्रेक कर लेते हैं। इस सेंटेंस में आर होगी हेल्पिंग वर्ब, आर होगी हेल्पिंग वर्ब, स्टडिंग मेन वर्ब है, इंग्लिश यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, और यू यहाँ पर सब्जेक्ट है। ठीक है, यू यहाँ पर सब्जेक्ट है। अब क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो सर? भैया मैं आप लोगों को सेंटेंस बता रहा हूँ कि 5 टाइप के सेंटेंस होते हैं। 5 टाइप के सेंटेंस में हमने 2 टाइप के सेंटेंस कर लिए, और इन दोनों टाइप के सेंटेंसेस में हमने क्या नोटिस किया? भैया सब्जेक्ट तो यहाँ पर भी आया, सब्जेक्ट यहाँ पर भी आया, सब्जेक्ट यहाँ पर भी आया। मैं ये समझा रहा हूँ कि भाई आप कितने, मतलब कि सेंटेंस कोई भी उठा लीजिए, 5 टाइप के होते हैं, पांचों में से कोई भी उठा लीजिए, उस पांचों में सब्जेक्ट और वर्ब ये तो 100% आएंगे, 100% आएंगे। अभी 2 देख लिए, तीसरा और देखते हैं, चौथा और पांचवा, मतलब तीनों रह गए, उन तीनों को भी और देख लेते हैं और ये चीजें आपके क्लियर हो जाएंगी अच्छे से। अब आते हैं अगले पे, थर्ड, इंपेरेटिव। इंपेरेटिव का मतलब होता है कि भैया ये 3 काम करवाता है। इंपेरेटिव जो होता है वो 3 काम करवाता है। 3 काम बोले तो भैया ये जो है वो ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट, ये 3 काम करने के लिए इंपेरेटिव सेंटेंस का हम यूज करते हैं। अच्छा ध्यान रखना, इसमें सेंटेंस जो है वो वर्ब की बेस फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस में जो सेंटेंस है वो वर्ब की बेस फॉर्म से शुरू होते हैं। तो आज आपको ये पता चलेगा वर्ब की बेस फॉर्म से शुरू होने का क्या मतलब है। जैसे आपने सुना होगा क्लोज द डोर, क्लोज द डोर, या आपने वर्क हार्ड या प्लीज हेल्प मी, ये सुने होंगे। ये सेंटेंसेस जो होते हैं वो इंपेरेटिव सेंटेंस में आते हैं। अब समझो जरा, इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं, ऑर्डर वाले को। क्लोज क्या है? डोर क्या है? डोर तो भैया नाउन है, डोर तो नाउन है। अच्छा क्लोज क्या है? सर ये वर्ब बनेगी। मैंने क्या कहा, देखिए वर्ब, इसने कहा सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस में वर्ब की बेस फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, तो सर ये वर्ब की बेस फॉर्म से स्टार्ट हुए तो ये वर्ब होगी। डोर क्या है? ऑब्जेक्ट हो गया। द क्या है? आर्टिकल हो गया।
सर अभी थोड़ी देर पहले आपने गला फाड़ फाड़ के बोला है कि सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगी, सब्जेक्ट आएगी, वर्ब आएगी। सर यहाँ पर तो वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, आर्टिकल है, लेकिन सब्जेक्ट कहाँ है? सब्जेक्ट कहाँ है सर? मैंने कहा थोड़ी देर रुको, शांति रखो, आप लोगों को सब्जेक्ट भी मिल जाएगा। अच्छा अगला देख लेते हैं एक बार। एडवाइस, एडवाइस का मतलब होता है ना सलाह देना, ऑर्डर का मतलब होता है आज्ञा देना। देखो कमांड हो गया, ऑर्डर यानी कमांड, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, ये काम करने के लिए इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पर सलाह में वर्क क्या है? वर्ब है। हार्ड, भैया मेहनत करो, हार्ड, हार्ड वर्क। तो ये हार्ड जो है इसको क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। सर इसमें भी आपने कोई सब्जेक्ट नहीं दिया। मैंने कहा रुक जाओ, आएगा, सब्जेक्ट भी आएगा, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आएगा सब्जेक्ट कहाँ है। अच्छा रिक्वेस्ट में आते हैं। रिक्वेस्ट मतलब कि किसी से विनती करना। तो प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, हेल्प यहाँ पर क्या है? ये होगी वर्ब, ये होगी वर्ब है। मी क्या है? इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। सर ये प्लीज क्या है? प्लीज जो है वो ये है हमारे सामने। अरे यार ये चल क्यों नहीं रहा? ठीक है ठीक है चल रहा है, एक मिनट इसको रफ कर देता हूँ। चलिए, ये हमारे सामने हो जाता है इंटरजेक्शन। ये हो जाता है हमारे सामने इंटरजेक्शन। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने इंटरजेक्शन नहीं पढ़े होंगे, आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली होंगी, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन भी इवन। ये पहली बार आपके सामने इंटरजेक्शन आ रहा है। ठीक है, ये इंटरजेक्शन होता है। सर आपने ये तीनों तो ब्रेक कर दिए, लेकिन सवाल ये है कि सब्जेक्ट कहाँ है? अच्छा सब्जेक्ट को समझाते हैं कहाँ पर है। अच्छा क्लोज द डोर, अगर मैं ये बात बोल रहा हूँ, सोचो ये क्लासरूम है, ये क्लासरूम है, और इस क्लासरूम में मैं कहता हूँ कि यहाँ पर जो है वो एक गेट है, यहाँ पर एक गेट है, और यहाँ पर जो बाकी हैं, यहाँ पर मैं कहता हूँ एक स्टूडेंट, दो स्टूडेंट, तीन स्टूडेंट, चार स्टूडेंट, ऐसे स्टूडेंट जो वो टोटल 6 स्टूडेंट बैठे हैं। ठीक है, 6 स्टूडेंट बैठे हैं, और मैं जो है वो यहाँ पर खड़ा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। अब मैं ये बोलूँ क्लोज द डोर, क्लोज द डोर, मैं नहीं बोली, तो ये बात सही होगी गलत होगी? मैंने कहा दरवाजा बंद कर दो, भैया दरवाजा बंद कर दो, ये बात मैं कहने वाला हो गया, मैं इसके अंदर ऑर्डर देने वाला हो गया। अच्छा दरवाजा बंद कर दो, ये काम करेगा कौन? ये काम करेगा कौन? ये काम करेगा वो जो इसको सुनेगा। भैया जो इसको सुनेगा, इस काम को, इन तीनों काम को कौन करेगा? जो इन तीनों कामों को वो करेगा जो इसको सुन रहा होगा। भैया सुनेगा कौन? सुनने के लिए देखो एक शब्द यूज किया जाता है यू। यू जो होता है वो लिसनर होता है। देखो हमारे पास प्रोनाउन जो होते हैं ना, मैं आप लोगों को करवाऊंगा, आई, वी, ये होते हैं स्पीकर। यू होता है लिसनर, और ही, शी, इट, दे, और कोई नेम होता है, ये होते हैं थर्ड पर्सन। यानी कि ये थर्ड पर्सन होते हैं जिनके बारे में बात हो रही होती है। आई, वी होते हैं फर्स्ट पर्सन, यू होता है सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन जो होता है वो सुनने के काम आता है। सेकंड पर्सन जो होता है वो सुन रहा होता है, वो लिसनर होता है। भाई देखिए जब हम बात करते हैं ना, तो बात करते वक्त तीन तीन पर्सन होते हैं हमारी बात में। एक होता है कहने वाला, एक आप बात कर रहे हो, और एक होता है सुनने वाला, जिसके जो सुन रहा है, और एक होता है जिसके बारे में बात हो रही होती है। तो 3 पर्सन इन्वॉल्व होते हैं हमारी बातों में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन बोल रहा है, सेकंड पर्सन सुन रहा है, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात होती है। फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं? आई, वी। सेकंड पर्सन कौन होते हैं? यू। थर्ड पर्सन कौन होते हैं? ही, शी, इट, दे, नेम। ठीक है, ही, शी, इट, दे, नेम। नेम में कोई नाम आ जाता है, कोई पिंकी, चिंटू, मिंकी, जो भी है वो यहाँ पर नाम आ जाता है। अब यहाँ पर समझो, क्लोज द डोर, ये मैं हो गया कहने वाला, यानी मैं स्पीकर हूं, मैं कह रहा हूं क्लोज द डोर, डोर बंद कर दो। अच्छा इस काम को करेगा कौन? जो इस बात को सुनेगा। सुनने वाला कौन होता है? भैया यू होता है। सुनने वाला कौन होता है? यू होता है। क्यों ही, शी, इट क्यों नहीं होते? भैया इनके बारे में बात होती है, ये थर्ड पर्सन होते हैं। सेकंड पर्सन सुनेगा, अगर सेकंड पर्सन सुनेगा तो इसके अंदर ये काम क्लोज द डोर, ये करेगा कौन? जो सुन रहा है, यानी यू सुन रहा है, तो यू इसको करेगा। तो यहां पर छुपा हुआ सब्जेक्ट है यू, छुपा हुआ सब्जेक्ट है यू। कैसे है सर? अरे भैया मुझे एक बात बताओ, मैंने कहा क्लोज द डोर, मैं क्लास में खड़ा होकर बोल दूंगा क्लोज द डोर, एक बच्चे ने सुना, उसने कर दिया यहाँ पे। क्या अगर यहाँ पर क्लास में कोई होता ही ना, यहाँ पर कोई होता ही ना, मैं मारता हूँ यहाँ पर काटा, अगर यहाँ पे कोई होता ही नहीं, मैं क्लास में खड़ा खड़ा बोल रहा हूँ क्लोज द डोर, लोग पागल समझेंगे कि अरे क्या पगला गए हो क्या? क्लोज द डोर, क्लोज द डोर कर रहे हो, यहाँ पर कौन करेगा बंद तुम्हारा? भाई कोई तो होगा ना यहाँ पर बंद करने के लिए, तुम उसको तो ऑर्डर दोगे। तो यहाँ पर जो है ऑर्डर में या एडवाइस में या रिक्वेस्ट में, यहाँ स्पीकर बोल रहा है, मतलब स्पीकर यानी फर्स्ट पर्सन बोलने वाला ये काम बोल रहा है,
करेगा कौन? जो इसको सुन रहा होगा। सुनने वाला कौन होता है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन कौन होता है? यू। इन तीनों सेंटेंसेस में यू जो है वो सब्जेक्ट है, लेकिन वो हिडन है। आप लिखो तब भी ठीक, ना लिखो तब भी ठीक। क्लोज द डोर, यू क्लोज द डोर। वर्क हार्ड, यू वर्क हार्ड। प्लीज हेल्प मी, यू प्लीज हेल्प मी। ये वाली बात आ जाती है। तो यहां पर यू जो है वो सब्जेक्ट है। ये वाला कॉन्सेप्ट मुझे आप लोगों को समझाना था। इंपेरेटिव का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब्जेक्ट है। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस में वैसे सब्जेक्ट लिखे नहीं जाते, ये अंडरस्टूड होते हैं। भैया मान लिए जाते हैं कि यहां पर सब्जेक्ट है, क्योंकि यहां पर किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है, एडवाइस दी जा रही है, रिक्वेस्ट दी जा रही है। ओके, तो इंपेरेटिव सेंटेंस हो जाते हैं हमारे यहाँ पर क्लियर। अब आगे आते हैं। आगे है ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव का मतलब होता है, ऑप्टेटिव का मतलब होता है भाई किसी के लिए दुआ कर देना। मे यू सक्सीड इन योर लाइफ, मे यू सक्सीड इन योर लाइफ। भाई यहां पर इन है प्रीपोजिशन, इन है प्रीपोजिशन, एफर्ट्स हैं इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ये एफर्ट है इन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, यूर इस एफर्ट्स के ऊपर अधिकार जताने वाला पोसेसिव एडजेक्टिव। यू, मे यू सक्सीड इन योर लाइफ। मे यहां पर मोडाल्स के तरीके से यूज होते हैं। मोडाल यानी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है। मे यू सक्सीड ये मेन वर्ब है, यू यहां पर सब्जेक्ट है। अच्छा, ऑप्टेटिव की पहचान होती है लास्ट में इसके, एक तरीके से ऐसे समझो ये आ रहा होता है। ठीक है, ये एक तरीके की, एक तो ये पहचान होती है और इसमें हम किसी के लिए दुआ करते हैं तो एक ये भी पहचान होती है। इस चीज का ध्यान रखना। अब ये हो गया हमारे सामने। यहां पर हमने क्या देखा? यहां पर भी सब्जेक्ट आ गया भैया, इंपेरेटिव में आ गया, असर्टिव में आ गया, इंटेरोगेटिव में आ गया। एक और ले लो, यू आर वेलकम। आर जो है वो मेन वर्ब है, वेलकम जो है वो नाउन है, यहाँ पर यू जो है वो सब्जेक्ट है। तो यू आर वेलकम, यहाँ पर आर हो गया, वेलकम हो गया, यू हो गया, ये सारी चीजें हमने कर ली और यू जो है यहाँ पर सब्जेक्ट निकल के आ गया। एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी होते हैं आश्चर्यचकित। हुर्रे वी वॉन द मैच, वी मेन वर्ब है, मेन वर्ब नहीं सब्जेक्ट है। वॉन मेन वर्ब है। वॉन वट, मैच जीत गए भैया, मैच क्या है? ऑब्जेक्ट है। मैच जीत गए, मैच क्या है? ऑब्जेक्ट है, द आर्टिकल है। ये क्या है? हुर्रे, हुर्रे है इंटरजेक्शन, मूड बताने वाले, इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन। और इसमें भी हमने क्या देखा? सब्जेक्ट देखा। ये पांचों टाइप के सेंटेंसेस मैंने क्यों करवाए आपको? मैंने ये बताए कि भाई सब्जेक्ट और वर्ब ये दोनों तो भैया जन्म जन्म के साथी हैं, तुम चाह कर भी इनको अलग नहीं कर सकते। हाँ, अंडरस्टूड होते हैं, लिखो तब हमें ये मानना पड़ेगा यहाँ पर सब्जेक्ट है, अंडरस्टूड है यहाँ पर। ये सारा क्यों बताया? क्योंकि हैपनिंग वर्ब मुझे करानी थी और हैपनिंग वर्ब में जो द सन राइजेज इन द ईस्ट जो है, उस राइजेज का सब्जेक्ट कौन है? वो सन है, लेकिन वो एक्शन का रिसीवर भी है। तो बच्चे कहीं ना कहीं ये सोचेंगे उसको ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बना रहे? भैया बिना ऑब्जेक्ट के काम चल जाएगा, टेंशन मत लो, बिना ऑब्जेक्ट के काम चल जाएगा, लेकिन बिना सब्जेक्ट के काम चलेगा नहीं। क्योंकि जितने भी मैंने आप लोगों को पांचों टाइप के सेंटेंसेस दिए हैं उसमें हर जगह आपको सब्जेक्ट मिला ही मिला है। ये सारा तामझाम मुझे यही करवाना था, यही बताना था। अब एक छोटी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव की। ठीक है, देखो ट्रांजिटिव वर्ब किसको कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब किसको कहते हैं, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अब थोड़ा सा पहचान लेते हैं इनको। मोहन प्लेज क्रिकेट विद हिज ब्रदर। अभी काफी सारे बच्चों के दिमाग में आएगा ना, सर हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव है, कौन सी वर्ब जो है वो इंट्रांजिटिव है। अभी करवा दूंगा आपको, टेंशन ना लो। प्लेज क्या है? मेन वर्ब है। मोहन क्या है? सब्जेक्ट है। प्लेज व्हाट? क्रिकेट, क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट है। विद क्या है? प्रीपोजिशन है, मैंने आप लोगों को कराया ना, विद विदाउट प्रीपोजिशन है। ब्रदर क्या है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। हीज क्या है? इसके ऊपर अधिकार जताने वाला पोसेसिव एडजेक्टिव है, पोसेसिव एडजेक्टिव है। क्लियर? यहाँ पे अगले में आते हैं। तो इस वर्ब को अपना ऑब्जेक्ट मिला, इस वर्ब को अपना ऑब्जेक्ट मिला, तो ये क्या कहलाएगी? ट्रांजिटिव वर्ब। ये क्या कहलाएगी? ट्रांजिटिव वर्ब। अगला देखो जरा, मोहन प्लेड वेल इन द लास्ट मैच। प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेड मेन वर्ब, मोहन फिर से सब्जेक्ट, वेल इन द लास्ट मैच इन प्रीपोजिशन है, मैच इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, लास्ट इसको क्वालिफाई करने वाला नाउन है, कॉमन है। इस लास्ट इस मैच को क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव है, न्यूमरल एडजेक्टिव है ये। ठीक है, न्यूमरल में भी हम इसको कहेंगे ऑर्डिनल, ऑर्डिनल है ये। द आर्टिकल है। ये वेल क्या कर रहे हैं भैया? मोहन पहल या खेला वेल? अरे खेला वेल, तो एक वर्ब को क्वालिफाई करने वाला ये क्या कहलाएगा? एडवर्ब है। क्या इस प्लेट को यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट मिला? नहीं मिला, तो ये क्या है? इंट्रांजिटिव है।
सर ये क्या हो रहा है, ऊपर वाले में भी प्ले जो था वो ट्रांजिटिव था, यहाँ पर भी प्ले आई हुई है, लेकिन यहाँ पर आप ऊपर वाले में तो ट्रांजिटिव लिख दिया लेकिन नीचे वाले में इंट्रांजिटिव। सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव है कौन सी वर्ब इंट्रांजिटिव है? देखो ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है ना वो हमें पढ़ने से पता चलती हैं। तरीका ये है, पढ़ो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको पता चलेगा कि कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव है कौन सी वर्ब इंट्रांजिटिव है। मेरा काम ये है कि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब्स मुझे करवा देनी है, वो मैं आपको एक कहानी के थ्रू करवा दूंगा। लेकिन जितना हो सकता है आप रीडिंग करिए, रीडिंग करने से पता चलेगा। इनकी कोई ट्रिक नहीं होती। ट्रिक कैसे, देखो यार, एक वर्ब यहाँ पर प्ले थी, यहाँ पर ट्रांजिटिव बनी हुई है, यहाँ पर प्ले सेम इंट्रांजिटिव बन गई। भाई ये सारी चीजें पढ़ने से ही आती हैं, जितना हम पढ़ेंगे पता चलेगा, हमें पता चलता चलेगा। अगला देखो, आकाश स्टॉप्ड हिज बाइक नियर आवर शॉप। स्टॉप्ड वर्ब है, अगले नीचे वाले में भी स्टॉप्ड वर्ब है, आकाश सब्जेक्ट है, नीचे वाले में भी आकाश अमित जो है वो सब्जेक्ट है। स्टॉप्ड व्हाट इज बाइक, बाइक यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। नियर, यहाँ पर नियर क्या है, प्रीपोजिशन है। मैंने आप लोगों को नियर वाला भी कॉन्सेप्ट कराया हुआ है। शॉप प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। आर इसके ऊपर अधिकार जताने वाला पोसेसिव एडजेक्टिव है। हीज इस बाइक के ऊपर अधिकार जताने वाला पोसेसिव एडजेक्टिव है। अच्छा फिर से, नियर प्रीपोजिशन है, शॉप प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, आर इसके ऊपर अधिकार जताने वाला पोसेसिव एडजेक्टिव है। अच्छा क्या जाना भैया, यहाँ पर स्टॉप्ड जो थी वो ट्रांजिटिव थी, लेकिन नीचे वाले में स्टॉप्ड इंट्रांजिटिव हो गई। ठीक है सर, थोड़ा बहुत तो तरीका होगा ना हमें वर्ब को पहचानने का, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का। देखो अपने आप बनाने की कोशिश करो उन चीज़ों को, वर्ब से सेंटेंसेस, कि अगर वहां पर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसको सब्जेक्ट ट्रांजिटिव बोल दो। देखो यहाँ पर स्टॉप्ड, भाई स्टॉप्ड व्हाट, स्टॉप्ड बाइक, तो हाँ ऑब्जेक्ट आ भी सकते हैं, स्टॉप्ड। अमित स्टॉप्ड, अमित रुक गया, अपने आप को रोकने के लिए उसने ब्रेक तो नहीं लगाया, अमित रुक गया। अमित रुक गया तो ठीक है, तो यहाँ पर अमित ने किसी और को नहीं खुद को रोका है यहाँ पर एक तरीके से, लेकिन यहाँ पर ये इंट्रांजिटिव है क्योंकि ये एक्शन किसी के ऊपर हुआ नहीं। अमित स्टॉप्ड, क्लियर हुआ, एक तरीके से अमित के ऊपर ये एक्शन हुआ है, अमित रुका है। ठीक है, अमित रुका है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट बोलने से रहे क्योंकि ये सब्जेक्ट बनेगा, तो यहाँ पर ये स्टॉप्ड जो है वो इंट्रांजिटिव होगी, स्टॉप्ड ऊपर वाले में ट्रांजिटिव होगी। अगला वाला देख लेते हैं, कुणाल वॉक्स। कुणाल वॉक्स, वॉक्स है यहाँ पर वर्ब, कुणाल क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो क्या यहाँ पर ये क्या बनेगी वर्ब, क्या ऑब्जेक्ट आया, नहीं, तो ये इंट्रांजिटिव बनेगी, ये इंट्रांजिटिव बनेगी। मोहन स्लीप्स, स्लीप्स क्या है, वर्ब है, मोहन इसको काम को कर रहा है तो सब्जेक्ट बनेगा। क्या यहाँ पर ऑब्जेक्ट आया, नहीं आया, तो ये इंट्रांजिटिव बनेगी। ठीक है, अभी समझो, टोटल हमारे मान लो हमारे पास 100% वर्ब्स हैं। इस 100% वर्ब में से 70, 20 और 10 ऐसे बांट देता हूं। ये 20% ऐसी वर्ब है जो 100% ट्रांजिटिव होंगी, ये 10% ऐसी वर्ब है जो 100% इंट्रांजिटिव होंगी। ठीक है, और ये 70% ऐसी वर्ब है जो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों होंगी, दोनों काम करेगी। जैसे प्ले का देखा, जैसे स्टॉप का देखा। लेकिन जो 100% ट्रांजिटिव वाली वर्ब है, मैं उसको बोलूं बाय, इंट्रोड्यूस, गिव, भाई इनके बाद तो इनका ऑब्जेक्ट रखना ही रखना पड़ेगा, कोई चारा ही नहीं आप इनके अलावा इनके बाहर ऑब्जेक्ट ना रखो, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। इंट्रांजिटिव जैसे स्माइल, वॉक, स्लीप, गो, आप रन, इनके बाद इनका ऑब्जेक्ट रख के देख लो, अगर आपको मिल जाए तो ऑब्जेक्ट, इनके बाद आप इनका ऑब्जेक्ट लिख ही नहीं पाओगे। जैसे मैंने बोला ना, रोहन वेंट टू द मार्केट, वेंट के बाद एक तरीके से आपको वो लगाना ही पड़ेगा सब्जेक्ट, वेंट के बाद आपको एक प्रीपोजिशन लगानी पड़ेगी, प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आएगा। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को वर्ब का समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो के अंदर हम वर्ब की कुछ और बेसिक्स रह गई हैं उनको क्लियर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, स्वागत है बच्चों आपका इंग्लिश ग्रामर की थर्ड वीडियो में, जिसमें हम बेसिक्स जानने वाले हैं एडवर्ब के बारे में। और ये हमारी जो थर्ड वीडियो है, इससे पहले वाली जो 2 वीडियोस हैं इसके अंदर हमने नाउन के बेसिक्स को पहचान लिया और एडजेक्टिव के बेसिक्स को पहचान लिया, कि नाउन, अगर एक सेंटेंस के अंदर नाउन होगा तो हम उसे जानना आ गया ना, हमें कैसे जानेंगे, और एडजेक्टिव को पहचानना आ गया। और आज हम जानना सीख जाएंगे कि एक सेंटेंस में एडवर्ब को कैसे पहचाना जाता है। क्लियर? और कुछ एक सिमिलैरिटीज हैं एडवर्ब और एडजेक्टिव में। जैसे पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को एडजेक्टिव और प्रोनाउन के बारे में आप लोगों को बताया था कि इन दोनों के बीच में कुछ एक सिमिलैरिटीज हैं,
और दैट जो है वो एडजेक्टिव भी होता है, वो प्रोनाउन भी होता है। तो हम ये कैसे पहचानेंगे? सेंटेंस में हमने बकायदा ये प्रैक्टिकल करके देखा था, क्लियर। और आज भी हम एडवर्ब और एडजेक्टिव के बीच में कुछ एक कंफ्यूजन है उसको दूर करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल एडवर्ब को जानते हैं कि एडवर्ब क्या होती है, क्लियर। तो आपके सामने एक डेफिनेशन लिखी आ रही है कि एडवर्ब जो है वो इट क्वालिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। इसका हिंदी में मतलब हुआ कि एडवर्ब जो है वो क्वालिफाई करती है, यानी विशेषता बताती है। विशेषता किसकी बताएगी? विशेषता एक वर्ब की बताएगी। वर्ब बोले तो क्रिया, क्रिया की विशेषता बताएगी। एडजेक्टिव की, एडजेक्टिव बोले तो विशेषण, विशेषण की विशेषता बताएगी, क्लियर। और ये खुद विशेष्य नहीं होता है एडवर्ब, मतलब कि ये भी विशेषता बताने के लिए आ रहा है। तो एडवर्ब यानी खुद की भी विशेषता बताएगी। तो एडवर्ब क्या काम करती है? एडवर्ब क्वालिफाई करती है, यानी विशेषता बताती है किसकी? वर्ब की, एडजेक्टिव की, एडवर्ब की। एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज को समझेंगे। आपके सामने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ए हॉर्स रन्स, ए हॉर्स रन्स। इसका हिंदी में मतलब हुआ एक घोड़ा दौड़ता है, एक घोड़ा दौड़ता है। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं इस सेंटेंस में वर्ब क्या है, तो इस सेंटेंस में वर्ब अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूं ए से, तो क्या ए जो है वो वर्ब है? अरे नहीं सर, आपने हमें बताया हुआ है कि ए, एन और दा, ये तीन जो है वो आर्टिकल होते हैं। तो ए जो है वो तो आर्टिकल है, ये नहीं होगा। अच्छा, क्या हॉर्स होगा? क्या हॉर्स होगा? अरे नहीं सर, हॉर्स तो एक जानवर का नाम है, एक एनिमल का नेम है। तो एक नेम है तो ये एक तो नाउन है, तो नाउन है तो ये वर्ब नहीं हो सकता। तो क्या होगा? ये डॉट होगी क्या? नहीं सर, ये डॉट तो कहाँ से हो सकती है? तो क्या होगा सर? ये रन्स होगा। तो रन्स होगा। तो रन्स यहाँ पर क्या बनेगा? वर्ब। तो रन हो गया यहाँ पर वर्ब। फिर से एक छोटी सी डेफिनेशन यहाँ मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। वर्ब किसको कहेंगे? वर्ब उसको कहेंगे जिसमें क्रिया हो, मतलब कि जिसमें कोई काम हो रहा हो। काम क्या हो रहा है? दौड़ने का। और जिसकी तीन फॉर्म होती हो, जिसकी तीन फॉर्म होती है उसे क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे। तो ये हमारे सामने रन, रन, रैन, रन। तो ये हमारे सामने इसकी तीन फॉर्म होती हैं। तो ये रही वर्ब। और मैंने आप लोगों को एक बात बोली हुई कि जब भी जब भी सेंटेंस में वर्ब आएगी उसके लिए उसका सब्जेक्ट 100% आएगा, उसके लिए उसका सब्जेक्ट 100% आएगा। अरे बिना इन दोनों के तो सेंटेंस बन ही नहीं सकता, बिना इन दोनों के सेंटेंस बन ही नहीं सकता। तो यहाँ पर ये वर्ब होगी, तो इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? सर हॉर्स है, हॉर्स है इसका सब्जेक्ट। हॉर्स हो गया यहाँ पर सब्जेक्ट, हॉर्स हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट। नाउन है, ध्यान रखना नाउन है। अरे क्या हो रहा है, ये अटक क्यों रहा है? नाउन है और ये कॉमन नाउन है, क्लियर। नाउन है और कॉमन नाउन हो गया है। और ए क्या है? ए आर्टिकल है। ए हो गया हमारे सामने आर्टिकल। तो ये हो जाते हैं हमारे सामने सब्जेक्ट, वर्ब, ये आर्टिकल। अब यहाँ पर एडवर्ब को लेकर आते हैं। चलो अब यहाँ पर इसी सेंटेंस को मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। ए हॉर्स, ए हॉर्स रन्स, ए हॉर्स रन्स। अब यहाँ पर ए हॉर्स रन से यहाँ पर तो डॉट थी, अब मैं इस डॉट को हटा के यहाँ पे लिखता हूँ ए हॉर्स रन्स फास्ट, ए हॉर्स रन्स फास्ट। अब यहाँ पर मैं डॉट लगा देता हूँ। अब यहाँ मैंने अगर डॉट लगाई है, अब आते हैं बात करते हैं। ये रन्स क्या है? फिर से ये रन्स है सर, अभी आपने कराया, ये वर्ब है। ये क्या है? वर्ब है। ये हॉर्स क्या है सर? अभी आपने कराया, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। अभी ये ए क्या है सर? अभी आपने बताया ये आर्टिकल है, ये क्या है? आर्टिकल है। अच्छा, तो ये फास्ट क्या है? अभी इस फास्ट की बात करते हैं, इस फास्ट की बात करते हैं। ये फास्ट क्या है? जरा सोच कर देखो, ये फास्ट किसको क्वालिफाई कर रहा है? सर एडवर्ब को क्वालिफाई कर, ये एडवर्ब हो सकती है क्योंकि ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, क्योंकि हम एडवर्ब के बारे में पढ़ रहे हैं। तो काफी सारों का ये मत हो सकते हैं, लेकिन विद लॉजिक चलेंगे हम। क्या ये हो फास्ट जो है वो हॉर्स को क्वालिफाई नहीं कर सकता? काफी सारों के दिमाग में यही बात आएगी, ये फास्ट जो है वो इस हॉर्स को क्वालिफाई कर रहा है, ये फास्ट जो है वो इस हॉर्स को क्वालिफाई कर रहा है, यानी हॉर्स की विशेषता बता रहा है। तो ये हॉर्स की विशेषता बता रहा है, तो हॉर्स तो एक नाउन है, क्योंकि हमने यहाँ देखा ना नाउन है। अगर एक नाउन है तो हम इसको एडजेक्टिव लिखने की कोशिश करेंगे, एडजेक्टिव लिखने की कोशिश करेंगे हम इसको। तो जरा ध्यान से समझना, पिछला लेक्चर एडजेक्टिव का ही गया था, पिछला लेक्चर जो है एडजेक्टिव गया था। और उस एडजेक्टिव मैंने आप लोगों को बताया था कि एडजेक्टिव जो है, कि जो एडजेक्टिव जो है वो किसको क्वालिफाई करता है? वो एक नाउन को या एक प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है।
लेकिन उसी लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक कंडीशन बताई थी कि एडजेक्टिव जो है नाउन के जस्ट पहले आ सकता है, नाउन के जस्ट पहले आ सकता है और नाउन के बाद में भी आ सकता है, जस्ट बाद में भी आ सकता है। 3 पोजीशन होती है एडजेक्टिव आने की, ध्यान से सुनना। एडजेक्टिव जो है वो नाउन के जस्ट पहले भी आ सकते हैं। मैं यहां पर लिख देता हूं, एक मिनट यहां लिख देता हूं। ये रहा नाउन, फर्स्ट पोजीशन लिखवा रहा हूं मैं आपको, ये रहा नाउन, ये यहां पर एडजेक्टिव आ सकता है, यहां पर जो है मैं कह देता हूं कि एडजेक्टिव आ गया, ठीक है। ये हमारे सामने हो गई, ये हमारे सामने होगी फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन। सेकंड पोजीशन पे आते हैं। सेकंड पोजीशन इसकी कहाँ आ सकती है? अरे सेकंड पोजीशन इसकी आ सकती है कि ये नाउन रहा, ये नाउन रहा, ये नाउन रहा और नाउन के जस्ट बाद में, जस्ट बाद में क्या है? एडजेक्टिव आ जाए, नाउन के जस्ट बाद में एडजेक्टिव आ जाए। और थर्ड पोजीशन इसकी कहाँ है? थर्ड पोजीशन इसकी कहाँ है? जब अगर हम बात करें नाउन की थर्ड मतलब कि एडजेक्टिव की थर्ड पोजीशन, तो ये नाउन रहा, नाउन के यहां पर 2 पोजीशन ध्यान रखना, यहां अगर कोई बी की फॉर्म यानी कि अगर यहां पर लिंकिंग वर्ब आ रही हो, अगर यहां पर लिंकिंग वर्ब आ रही हो तो इसके बाद जो है वो एडजेक्टिव आ सकता है। तो 3 पोजीशन होती है एडजेक्टिव आने की। कौन कौन सी मैंने आप लोगों को बता दी, एक तो नाउन के जस्ट पहले, एक नाउन के जस्ट बाद और एक नाउन के बाद में तब जब बीच में लिंकिंग वर्ब आ रही हो। अब मैंने आप लोगों को इसमें से कौन कौन सी पोजीशन करा दी? मैंने नाउन के जस्ट पहले वाली करा दी, नाउन के लिंकिंग वर्ब के बाद आने वाली एडजेक्टिव को करवा दिया। पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने इस चीज को समझा था। बस ये पोजीशन रहती है और इस पोजीशन को जब हम एडजेक्टिव को डिटेल में करेंगे ना तब वहां इस चीज को समझ लेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहां पर आते हैं अपने बैक टू द सेंटेंस। यहां देखो ये फास्ट है, अगर आप इसको एडजेक्टिव बोल रहे हो, अगर आपने इसको एडजेक्टिव बोला तो मुझे एक बात बताओ, इन तीनों पोजीशन में से कौन सी पोजीशन पे जो आपने एडजेक्टिव बोल दिया? अच्छा, आप पहले पे आओगे क्या? नाउन के पहले? सर ये पहले पे तो नहीं है, यानी पहली पोजीशन तो मैं कह सकता हूं कट हो गई। सेकंड पे आते हैं, क्या नाउन के जस्ट बाद में? कि सर नाउन के जस्ट बाद में नहीं है तो सेकंड पोजीशन भी कट हो गई। थर्ड पे आते हैं, सर लिंकिंग वर्ब के बाद में, तो ये रन जो है वो लिंकिंग वर्ब तो है नहीं। सर लिंकिंग वर्ब कौन सी होती है? ध्यान करो, मैंने आपको बताया था कि लिंकिंग वर्ब कौन सी होती है, ध्यान रखना कि बी की फॉर्म, बी की फॉर्म जो होती है वो लिंकिंग वर्ब होती है। कौन सी? इज हो गई, एम हो गई, आर हो गई, बी हो गई, बी हो गई, ये जो होती हैं वो लिंकिंग वर्ब होती हैं। वोज वर हो गया, ठीक है, वोज, अरे वोज वर हो गया, या फिर बीन हो गया, या फिर बीइंग हो गया, ये जो होती हैं वो लिंकिंग वर्ब होती हैं। तो यहाँ पर आपके सामने ये तो रन्स, यहाँ पर बी की फॉर्म तो नहीं है ना, ये कहीं पर भी बी की फॉर्म है नहीं, तो इसलिए ये लिंकिंग वर्ब नहीं है। लिंकिंग वर्ब नहीं है तो यहाँ पर आप समझ लो कि जो थर्ड है वो भी कैंसिल हो जाता है। तो इससे ये चीज समझ में आई, ये एडजेक्टिव नहीं है, ये यहाँ पर एडजेक्टिव नहीं है। अगर ये एडजेक्टिव नहीं है तो ये क्या है भाई? यहाँ पर ये एडजेक्टिव नहीं है तो ये क्या है? सर ये एडजेक्टिव नहीं है तो एक काम करो ना, इसको और बाकी चीजों में बनाकर देखो। मैंने आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 पढ़ाए हुए हैं, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाए, 8 को यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं। एडजेक्टिव से तो कैंसिल हो गया ना ये। अब अगर हम बात करें नाउन की, क्या नाउन हो सकता है? अगर ये नाउन होगा, नाउन को कुछ ना कुछ तो हमें बनाना पड़ेगा। ध्यान रखना, क्या उसको हम, अगर इसको हम नाउन बना लेते हैं, चलो एक मिनट मैं इसको रफ कर देता हूँ ये वाली चीज को, ठीक है। अब इसको हम नाउन बना लेते हैं, चलो ठीक है। एडजेक्टिव बना के देख लिया, एडजेक्टिव काम नहीं किया, इसको हम नाउन बना के देख लेते हैं। अगर हमने इसको नाउन बनाया, ध्यान रखना, अगर हमने इसको नाउन बनाया तो नाउन तो बोलेगा मेरे तो भैया 5 काम हैं। 5 काम कौन से हैं? सब्जेक्ट बनने का, ऑब्जेक्ट बनने का, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट बनने का, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का। सर 5 काम है नाउन के, तो पांचों में से यहाँ पर नाउन के इसको काम करवाओगे क्या? इस फास्ट को, इस फास्ट को नाउन का क्या काम करवाओगे भाई? सब्जेक्ट बनने का। अरे सब्जेक्ट ऑलरेडी आ गया, क्या सर दो बार ऑब्जेक्ट नहीं सब्जेक्ट नहीं आ सकते? बेशक आ सकते हैं, लेकिन वहां पर आप लोगों को उस सब्जेक्ट के लिए एक और वर्ब चाहिएगी और 2 सब्जेक्ट जोड़ने हैं तो कंजंक्शन चाहिएगी, तो ये चीज नहीं है, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट कट गया। सर ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट तो देख लो इसके ऊपर क्या रिसीवर, ये एक्शन का रिसीवर है क्या भैया? रन फास्ट, ये तो एक तरीके से तरीका बता रहा है कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है, तो ये ऑब्जेक्ट भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट भी नहीं है।
प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, अरे सर यहाँ पर कहाँ है प्रीपोजिशन, कोई प्रीपोजिशन है नहीं। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, अरे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो तब होता ना जब लिंकिंग वर्ब आ रही होती, ध्यान रखना लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी नहीं है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, अरे ऑब्जेक्ट नहीं आया तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहाँ से आएगा, और अभी तक ये पढ़ाया भी नहीं है तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, तो ये नाउन का भी कोई काम नहीं कर रहा, तो नाउन का भी कोई काम नहीं कर रहा, तो यानी ये नाउन नहीं है। तो क्या है, एक बार इसको रफ कर देते हैं। ध्यान रखना अगर ये नाउन नहीं है तो नाउन का भाई कौन होता है, प्रोनाउन, प्रोनाउन भी नहीं है। क्लियर, तो ये प्रोनाउन भी नहीं होगा। अब यहां पर प्रोनाउन नहीं, नाउन नहीं, एडजेक्टिव नहीं, क्या ये वर्ब हो सकता है क्या, क्या ये वर्ब हो सकता है क्या, अरे वर्ब भी बना कर देख लो, वर्ब भी होता तो ध्यान रखना एक ये वर्ब आ रही और एक ये वर्ब आ रही, दो वर्ब को जोड़ने के लिए आपको क्या चाहिए, कंजंक्शन चाहिए, कंजंक्शन नहीं है तो ये वर्ब भी नहीं है, तो वर्ब भी अपने हिस्से से दूर हो गया। अच्छा वर्ब नहीं, कंजंक्शन, वर्ब नहीं, यहाँ पर ये नाउन नहीं, प्रोनाउन नहीं, एडजेक्टिव नहीं, सर इसको कंजंक्शन बना लो ना। अगर इसको कंजंक्शन बनाओगे तो कंजंक्शन का काम ये होता है कि मैं दो चीज़ों को जोड़ता हूँ, तो किसको जुड़वाओगे भैया, एक तो ये रही, दूसरी बात यहाँ कहाँ है कंजंक्शन, और कोई चीज़ शब्द कहाँ है जिसको जुड़वाने के लिए बिठा दोगे आप कंजंक्शन को, तो कंजंक्शन भी नहीं है, तो कंजंक्शन भी नहीं है तो यहाँ पर आपके सामने कंजंक्शन भी हट जाता है। प्रीपोजिशन, अब ध्यान रखना अगर आप आपने इसको क्या बोल दिया, आपने इसको बोल दिया प्रीपोजिशन, आपने इसको बोल दिया प्रीपोजिशन, तो ध्यान रखना प्रीपोजिशन की कंडीशन क्या होती है कि प्रीपोजिशन तब भी आएगा, तब भी बोलेगा मेरे बाद तो एक नाउन आना चाहिए, मेरे बाद तो एक नाउन या प्रोनाउन लाके दो क्योंकि मुझे तो ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। तो ये प्रीपोजिशन नहीं है क्योंकि इसके बाद कोई नाउन है नहीं, और ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, ए हॉर्स रन्स फास्ट, एक घोड़ा दौड़ता है तेज, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन भी कट जाता है, प्रीपोजिशन भी नहीं है। क्लियर, इसको भी रफ कर देते हैं, इसको भी रफ कर देते हैं। तो प्रोनाउन गया, नाउन गया, एडजेक्टिव गया, वर्ब गया, कंजंक्शन गया, प्रीपोजिशन गया, अब बचा गया एडवर्ब बचा। एक इंटरजेक्शन भी बचता है, इंटरजेक्शन का मतलब होता है मूड बताना, भाई खुश है, उदास है, फास्ट, तो कहीं से भी मूड नहीं बता रहा ना यहाँ पर, तो इसलिए इंटरजेक्शन भी हट जाता है। एक शब्द बचता है, एक पार्ट्स ऑफ स्पीच बचता है, उस पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम है एडवर्ब। इतना सारा ताम झाम मैंने क्यों करवाया, ताकि आप लोग समझ पाओ कि एग्जैक्ट ये वर्ड कर क्या रहा है यहाँ पर। सारी चीजें मैंने आप लोगों को एक एक चीज करवा दी यहाँ पर, ताकि आप समझो कि ये फास्ट है एक्चुअल में कर क्या रहा है। फास्ट जो है यहाँ पर एडवर्ब है, अगर ये एडवर्ब है तो ऊपर वाली डेफिनेशन पे आ जाओ जरा। ऊपर क्या हुआ था कि एक एडवर्ब जो है वो वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को क्वालिफाई करेगी। अच्छा किसको क्वालिफाई कर रही है भैया, ये हॉर्स को तो कर नहीं सकती, एक आर्टिकल को कर नहीं सकती, तो ये फास्ट जो है वो इस रन्स को क्वालिफाई कर रही है, तो यहां पर जो है फास्ट जो है वो एडवर्ब बन जाएगी। अब एक क्वेश्चन यहां पर ये भी उठता है कि सर एडवर्ब पहले आएगी या बाद में आएगी, इसको थोड़ा सा होल्ड करके रखना, इस वीडियो में नहीं, जब हम एडवर्ब को डिटेल में करेंगे ना वहां पोजीशन की बात करेंगे, इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ पहचानना सीखेंगे। क्लियर, सिर्फ और सिर्फ यहां पर हमारा मकसद रहेगा वो एडवर्ब को पहचानना। हो गया, अब एक सेंटेंस और लिख रहा हूं मैं, उस सेंटेंस को और करते हैं हम। एक सेंटेंस यहां पर लिखते हैं, यहां लिखा मैंने, एक मिनट ब्लैक कलर का ले लेते हैं, ए हॉर्स रन्स वेरी फास्ट। अच्छा अब यहां पर अगर हमने ये किया, अब इसको फिर से मैं ब्रेक करने की बात करूं, अगर मैं इसको फिर से ब्रेक करने की बात करूं तो ये हॉर्स क्या है, सब्जेक्ट है, रन्स क्या है, वर्ब है, और फास्ट क्या है, सर अभी तो करके आए हैं, फास्ट जो है वो एडवर्ब है, और ए क्या है, ए जो है वो आर्टिकल है। ठीक है, ए जो है वो आर्टिकल हो गया यहाँ पर। ओके, अब अच्छा वेरी क्या कर रहा है, अब सोच कर देखो वेरी क्या कर रहा है, क्या ये वेरी इसको क्वालिफाई कर रहा है, नहीं कर रहा, इसको क्वालिफाई कर रहा है, नहीं कर रहा। अरे घोड़ा दौड़ता है, तेज दौड़ता है, एक घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, अरे भाई आप इस फास्ट को तो क्वालिफाई कर सकते हो ना, तो ये एक एडवर्ब को क्वालिफाई करने वाला शब्द क्या कहलाएगा, खुद एडवर्ब कहलाएगा। क्लियर, ये फास्ट जो है वो इस रन को क्वालिफाई कर रहा है, और ये वेरी जो है वो इस फास्ट को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये दोनों एडवर्ब हैं। तो हमने यहाँ पर क्या क्या चीजें सीख ली, एक एडवर्ब जो है वो वर्ब को भी क्वालिफाई कर सकती है और एक एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकती है। एडजेक्टिव को हम थोड़ी देर में सीख जाएंगे इसी वीडियो में, टेंशन नहीं लेने का। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और यह सब आपको लिखना है एक एक, वन बाय वन, कि भाई नाउन के जो एडजेक्टिव है उसकी पोजीशन कैसी है, एडवर्ब क्या काम करती है, सब अपनी एक नोटबुक बनानी है अलग से, उसमें साफ साफ चीज़ें से लिखना है ये। चलो अब थोड़ा सा हमें एक बार
एग्जाम्पल से इन चीज़ों को और समझ लेते हैं, फिर एडवर्ब के टाइप पे आते हैं कि कौन कौन से टाइप्स हैं, फिर दोबारा से एग्जाम्पल को समझेंगे ताकि आप लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएं, अच्छे से याद हो जाएं। तो पहले सेंटेंस पे आते हैं। पहला सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है कि द प्रेसिडेंट रिवॉर्डेड द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली ब्रेव सोल्जर। प्रेसिडेंट ने अवार्ड रिवॉर्डेड यानी सम्मान किया किनका? बहुत ज्यादा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है वेरी, एक तरीके से वेरी होता है, बहुत ज्यादा बहादुर सैनिकों का, बहुत ज्यादा बहादुर सैनिकों का सम्मान किया। अब यहां पर अगर मैं बात करूं वर्ब की, तो वर्ब हो जाएगी यहां पर रिवॉर्डेड। तो रिवॉर्डेड हो जाएगी यहां पर वर्ब। अच्छा, रिवॉर्ड किसने किया? प्रेसिडेंट ने किया। तो प्रेसिडेंट यहां पर क्या हो जाएंगे? सब्जेक्ट। अरे क्या हो रहा है तुमको भैया, तुमको दौरे पड़ रहे हैं। तो प्रेसिडेंट हो जाएगा यहां पर सब्जेक्ट। एक मिनट ये अटक रहा है, एक मिनट ये थोड़ा सा रफ कर देते हैं यहां से, ये पता नहीं इसको बीच बीच में से दौरे पड़ जाते हैं। तो प्रेसिडेंट हो जाएगा यहां पर सब्जेक्ट। प्रेसिडेंट का अगर मैं बात करूं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो नाउन है, कॉमन है, ध्यान रखना, नाउन है, कॉमन है, क्योंकि आपने देखा होगा प्रेसिडेंट जो है एक पोस्ट का नेम है, वो हर देश हर पार्टी के अंदर आपको मिल जाएगी, तो प्रेसिडेंट एक कॉमन नेम हो जाएगा। क्लियर? अब रिवॉर्डेड किसको किया? रिवॉर्डेड होम, किसको रिवॉर्ड किया? तो रिवॉर्ड किया सोल्जर्स को, रिवॉर्ड किया सोल्जर्स को। तो सोल्जर्स यहां पर क्या हो जाएंगे? ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। नाउन है, कॉमन है, ठीक है, नाउन है, कॉमन है, और दा क्या है? आर्टिकल है। मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि होच पोच हो जाएगी, ज्यादा खिचड़ी बन जाएगी। यहां पर दा क्या है? आर्टिकल है। क्लियर? अब यहां पर देखो, ये ब्रेव क्या है? ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, बहुत साहसी। तो ये साहसी यानी ये ब्रेव किसको क्वालिफाई कर रहा है? भाई ये साहसी किसको क्वालिफाई कर रहा है? ये इस सोल्जर को क्वालिफाई कर रहा नहीं कर रहा? ये इस सोल्जर को क्वालिफाई कर रहा नहीं कर रहा? अगर ये सोल्जर को क्वालिफाई कर रहा है तो मुझे बताओ ये ब्रेव क्या है? ध्यान रखना, मैंने आप लोगों को बताया था एक ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर दे। ये नाउन ही तो है, ये नाउन ही तो, एक ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर दे, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे एडजेक्टिव। उसको हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। क्लियर? और एडजेक्टिव में भी अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा एडजेक्टिव, कौन से टाइप का, तो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, क्वालिटी बताने वाला, क्वालिटी बताने वाला। क्लियर? अब यहां पर ये रह जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रह जाता है। अब जरा मुझे बताओ ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर क्या रहा है? इसका मतलब होता है अत्यधिक, बहुत ज्यादा, वेरी समझ लो। तो अब ये एक तरीके से हमने अभी वेरी समझा ना, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो इस ब्रेव को क्वालिफाई कर रहा है। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो इस ब्रेव को क्वालिफाई कर रहा है। तो यहां पर जो है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या हो जाएगा? एडवर्ब, क्योंकि एक एडवर्ब जो है वही एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर सकता है। ये देखो ये एडजेक्टिव है, इसको क्वालिफाई कर दिया, हमने एडवर्ब कह दिया। क्लियर? अगले सेंटेंस में आते हैं। अगले सेंटेंस में लिखा हुआ है कि मोहन बॉट एन एक्सट्रीमली कॉस्टली हाउस नियर अ बीच। भैया मोहन ने एक घर खरीदा था, बहुत अत्यधिक महंगा घर। कहाँ पर? बीच के किनारे, मतलब कि समुद्र के किनारे। क्लियर? समुद्र के किनारे जो है उसने घर खरीदा था जो बहुत महंगा था। अब इसको ब्रेक करने की बात करें, बाय, बॉट, बॉट, वर्ब की तीन फॉर्म होती हैं, ये रही वर्ब। अच्छा सर कौन सी फॉर्म है ये? सेकंड है, थर्ड है, उसकी टेंशन मत लो अभी। जब हम आगे चलेंगे ना धीरे धीरे आप सबको बता दूंगा कि वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, वो अभी वो उसकी टेंशन नहीं लेने का। जब हम आएंगे बात करेंगे टेंस की बात करेंगे, वहां पर आप लोगों को सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सारी चीजें एक ही जगह नहीं, एक ही बार में नहीं सीखी जा सकती, टाइम लगता है, धीरे धीरे सीखेंगे। तो बोट हो जाएगी यहाँ पर वर्ब। भाई इस बोट को काम किया किसने? ये बोट को करने का मतलब कि खरीदने का काम किया किसने? मोहन ने किया। तो मोहन क्या बनेगा? सब्जेक्ट। नाउन है, प्रॉपर है, नाउन है, प्रॉपर है। भैया बॉट क्या कर लिया? क्या कर लिया उसने? बोट, बोट कर लिया उसने, खरीद लिया उसने एक घर। तो घर यहाँ पर हाउस क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। हाउस क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। नाउन है, कॉमन है, नाउन है, कॉमन है। सर ये नियर क्या है? नियर है प्रीपोजिशन, नियर है प्रीपोजिशन। अभी करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेने का। प्रीपोजिशन अभी अभी अगले जो स्लाइड के ऊपर आपको प्रीपोजिशन दिख जाएगी, और नियर से रिलेटेड एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को बता दूंगा। तो नियर है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद आते हैं प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट। तो बीच बनेगा प्रीपोजिशन का
ऑब्जेक्ट, ए जो है वो आर्टिकल है, ए जो है वो आर्टिकल है, ये नाउन है, कॉमन है, ध्यान रखना नाउन है, कॉमन है। एन क्या है? आर्टिकल है, एन क्या है? आर्टिकल है। अच्छा मुझे बताओ, ये हाउस हो गया, नाउन है, कॉमन है, ये कोस्टली क्या कर रहा है? ये कोस्टली क्या कर रहा है? कोस्टली इस हाउस को क्वालिफाई कर रहा है, कॉस्टली जो है वो इस हाउस को क्वालिफाई कर रहा है। एक वर्ड जो एक नाउन को क्वालिफाई करे उसको क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे, क्वालिटी बताने वाला एडजेक्टिव है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है। क्लियर? अब ये एक्सट्रीमली क्या कर रहा है? फिर से देखो ये एक्सट्रीमली क्या कर रहा है भाई, ऊपर वाले में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसको क्वालिफाई कर रहा था? ब्रेव को। ब्रेव क्या था? एडजेक्टिव था। अब ये एक्सट्रीमली भाई अत्यधिक, ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? अत्यधिक घर या अत्यधिक कॉस्टली? अत्यधिक कॉस्टली, बहुत ज्यादा कॉस्टली, तो ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला शब्द क्या कहलाता है? एडवर्ब। एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला एक शब्द क्या कहलाता है? एडवर्ब। तो हमने दोनों सेंटेंस में एडवर्ब को पहचानना थोड़ा बहुत सीख लिया है। क्लियर? अगला सेंटेंस और देखते हैं, फिर इसके बाद हम टाइप्स पे आ जाएंगे कि एडवर्ब के टाइप्स क्या क्या होते हैं। अच्छा यहाँ पर लिखा है सचिन प्लेड रियली वेल इन द लास्ट मैच। अगर मैं इसको ब्रेक करने की बात करूं तो प्ले, प्लेड, प्लेड ये हो जाएगी आपके सामने वर्ब, और ये प्ले करने का काम किया किसने? सचिन ने। तो सचिन क्या बनेगा? सब्जेक्ट। नाउन है, कॉमन है, नाउन है, कॉमन है। सचिन प्लेड, भैया सचिन प्लेड, आगे कुछ लिखा हुआ है, हाउ, कैसा खेला? अच्छा खेला। क्या इसका कोई रिसीवर, कोई यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है? फिर से यहाँ पर बता देता हूँ, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब होना कंपलसरी है, ये दोनों होंगे तभी सेंटेंस बनेगा। लेकिन ध्यान रखना ऑब्जेक्ट ना हो तब भी काम चल जाएगा, लेकिन इन दोनों के बिना काम नहीं चलेगा। क्लियर? इस चीज को ध्यान रखना। अब यहाँ पर ये बात क्यों बोली, यहाँ समझ में आएगी। अच्छा इन क्या है? प्रीपोजिशन है। इन क्या है? प्रीपोजिशन है। और इनके बाद यानी प्रीपोजिशन क्या क्या आते हैं? ऑब्जेक्ट। तो मैच क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट किसका? प्रीपोजिशन का। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। नाउन है, कॉमन है। भाई यहाँ पर ये लास्ट क्या कर रहा है? इस मैच को क्वालिफाई कर रहा है, इस मैच को क्वालिफाई कर रहा है। कैसे कर रहा है भाई? सोच कर देखो, ये मैच तो नाउन है भाई, कौन सा मैच? लास्ट मैच। लास्ट मैच, फर्स्ट मैच, सेकंड मैच, लास्ट मैच, ये भैया लास्ट जो है वो इस मैच को क्वालिफाई कर रहा है। अगर इस मैच को क्वालिफाई कर रहा है तो यानी ये नाउन है, तो ये क्या बनेगा? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव में कौन सा है? ध्यान रखना, ये न्यूमरल एडजेक्टिव है। न्यूमरल में भी ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, ठीक है, ऑर्डिनल है। क्लियर? तो दा हो गया यहाँ पर आर्टिकल। अच्छा ये दो शब्द रहेंगे, रियली और वेल। ये वेल का मतलब होता है अच्छा। भाई यहां पर एक चीज देखो, सचिन प्लेड रियली वेल, भाई कैसा खेला? अच्छा खेला। ये वेल किसको क्वालिफाई कर रहा है? ये प्लेड को क्वालिफाई कर रहा है, ये प्लेड को क्वालिफाई कर रहा है। और ये प्लेड क्या है? एक वर्ब है। और एक ऐसा शब्द जो वर्ब को क्वालिफाई कर दे वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है एडवर्ब। ये वो कहलाता है एडवर्ब। तो ये हो गया एडवर्ब। अच्छा ये रियली क्या कर रहे हैं? ये रियली जो है वो इस एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। भाई कैसा खेला? बहुत ही अच्छा खेला। भाई एक तो खेला अच्छा और एक बहुत ही अच्छा खेला। तो ये रियली जो है वो इस वेल को क्वालिफाई करने वाला खुद एक एडवर्ब हो जाएगा यहाँ पर, ये भी एडवर्ब है। तो दो दो एडवर्ब यहाँ पर आई हुई हैं, एक दूसरे को क्वालिफाई कर रही है। क्लियर? तो पिछली अभी स्लाइड के अंदर हमने देखा कि दो एडवर्ब आ गई, मतलब कि एक एडवर्ब खुद दूसरी एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकती है। सेम कॉन्सेप्ट हमने इस वाले सेंटेंस के अंदर भी देख लिया। तो ये थोड़ा बहुत आप लोगों को एक बार एडवर्ब पहचानना सिखा देगा। ऐसा नहीं है कि बस इतना ही है, अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है। अभी मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ कि प्रीपोजिशन। अभी देखो आपके सामने चीजें ध्यान रखना ना, कि इन हो गया, एट हो गया, विद हो गया, फॉर हो गया, फ्रॉम हो गया, इनटू, बाय, नियर, बिटवीन, अलोंग, अगेंस्ट, एटसेट्रा। धीरे धीरे और भी आपको प्रीपोजिशन बता दूंगा, लेकिन इतनी प्रीपोजिशन अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लेना कि ये प्रीपोजिशन है, और इनके बाद हमेशा इनका ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होगा। क्लियर? अब यहाँ पर नियर जो है, इसके दो कॉन्सेप्ट है समझना। नियर जो है प्रीपोजिशन होती है। प्रीपोजिशन कब होती है? प्रीपोजिशन तब होती है अगर इसके बाद एक ऑब्जेक्ट आए, जैसे कि अभी ऑब्जेक्ट आया हुआ है, जैसे हमने देखा यहाँ पर नियर। ये नियर जो है, ये नियर जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो इस नियर में ये जो बीच है, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट आया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर ये प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन नहीं होती अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट ना होता, जैसे कम नियर, जैसे मैं कहूँ कम नियर, नजदीक आओ, तो ये नियर जो है वो इसको क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है? तो वह एक जो वर्ड है काफी सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम करता भी है, ये हमने पिछली वीडियो के अंदर भी देखा था, और आज भी हम इस कॉन्सेप्ट को करने वाले हैं। और ध्यान रखना, नियर एडवर्ब भी होती है और प्रीपोजिशन भी होती है। प्रीपोजिशन कब होती है?
जब इसके बाद ऑब्जेक्ट आए। प्रीपोजिशन कब नहीं, यानी कहें कि एडवर्ब कब होती है, जब इसके बाद ऑब्जेक्ट ना आए। क्लियर हुआ? तो सारा कॉन्सेप्ट हमारा सामने ये क्लियर हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ एडवर्ब की, कि कितने टाइप्स के होते हैं। देखो जो आपके सामने लिखा है ना, टाइम, प्लेस, मैनर, फ्रीक्वेंसी, डिग्री। हिंदी में बता दूं, टाइम का मतलब होता है समय, प्लेस का मतलब होता है स्थान, मैनर का मतलब होता है तरीका, काम करने का व्यवहार, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कोई काम कितनी बार हो रहा है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी। डिग्री का मतलब होता है उसकी इंटेंसिटी बढ़ा देना, इंटेंसिटी बढ़ा देना, यानी उसको हाई कर देना, उसको हाई कर देना, इंटेंसिटी उठाने के काम आता है। क्लियर? अब ये हो जाता है हमारे सामने एडवर्ब के टाइप। अच्छा, टाइम्स की बात करते हैं, टाइम्स पे आते हैं, टाइम के ऊपर। एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम में आपके सामने जब आप वर्ब से वैन का रिप्लाई लेंगे ना, तो आपको टाइम का पता चलेगा। जैसे यहाँ पर हो गया यस्टरडे, सून, लेट, अर्ली, रिसेंटली, एटसेट्रा। ये सारे हमारे सामने क्या होते हैं, एटसेट्रा मतलब कि और भी बहुत सारे हैं, ऐसे में बोल गया, कहीं सोचो कि एटसेट्रा इसके अंदर है। एटसेट्रा का मतलब और भी है, इतने ही नहीं है। जैसे यस्टरडे, सून, लेट, अर्ली, रिसेंटली, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। जैसे आई आई वेंट देयर यस्टरडे, मैं वहाँ गया था कल, मैं वहाँ गया था कल। तो ये जो है यस्टरडे आ जाएगा। हाँ, क्लियर हुआ? अब यहाँ पर ये जितने भी वर्ड हो जाते हैं, ये आप अगर वर्ब से वैन का रिप्लाई लेंगे तो आपको एडवर्ब ऑफ टाइम का पता चल जाएगा। क्लियर? तो ध्यान रखना इस चीज़ को। अच्छा, प्लेस में बात करें, प्लेस जब आप वर्ब से वेयर का रिप्लाई दोगे, वेयर का रिप्लाई लोगे, तो आपको प्लेस का पता चलेगा। जैसे यहाँ पर आपके सामने हियर, देयर, अप, डाउन, अपस्टेयर, समवेयर, एटसेट्रा, ये भी है। जैसे मैं कहूँ कि माई ग्लासेस आर पुटिंग देयर, माई ग्लासेस आर पुटिंग देयर, मेरे ग्लासेस जो है वो वहाँ पर रखे हैं। तो वहाँ पर आपको पुटिंग देयर, जो यहाँ पर देयर आया तो ये हो जाएगा। और यहाँ पर कहेंगे कि द एक्शन वॉज परफॉर्म्ड हियर, द एक्शन वॉज परफॉर्म्ड हियर, एक्शन जो है वो यहाँ पर परफॉर्म किया गया था, तो हियर यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये वाले जो शब्द हैं वो प्लेस बताने के आते हैं। ध्यान रखना, अगर यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम आ जाए ना, भाई 7 AM, 7 AM, 7 तो ये हो जाता है अपने पास नाउन वाला भैया। मंडे, ट्यूसडे, मंथ, अगर यहाँ पर अगर कोई मंथ का भी नाम आ जाता है तो वो नाउन में कंसिडर हो जाता है। हेयर देयर में अगर यहाँ पर कोई जगह आ जाती है ना, कुतुब मीनार हो गया, लाल किला हो गया, तो ये एक तरीके से नाउन में कंसिडर हो जाएंगे। लेकिन ये एक तरीके से रेफरेंस दे रहे हैं, रेफरेंस दे रहे हैं। समवेयर कहीं पर भी, अपस्टेयर ऊपर की तरफ, डाउन नीचे की तरफ, अप ऊपर, देयर यहाँ, हियर वहाँ, हियर देयर हो जाता है। तो ये जो है वो एक तरीके से रेफरेंस दे रहे हैं। यहाँ कोई एग्जैक्ट जगह की बात नहीं हो रही। अगर एग्जैक्ट जगह आपको पता चल जाती है तो उसे नाउन कर देना। ठीक है? अब यहाँ पर मैनर की बात करते हैं। मैनर, अगर आप वर्ब से हाउ का रिप्लाई लेते हो तो आपको मैनर मिलेगा। अभी एक बार देख लो, ब्रेवली, नाइसली, रूटली, स्वीटली, ईजिली, एटसेट्रा। तो जैसे मैं यहाँ पर कहूँ शी टॉक्स वेरी नाइसली, भाई वो कैसे बात करती है, अरे बहुत ही अच्छे से बात करती है। शी टॉक्स वेरी रूडली, वो बहुत गंदे तरीके से बात करती है। तो ये जो वर्ड्स हैं वो मैनर को बताते हैं। शी टॉक्स हाउ, वो कैसे बात करती है, रूडली, नाइसली, यहाँ पर स्वीटली। तो ये सब चीज़ें आपको हाउ से जब आप रिप्लाई लोगे वर्ब से, तो आपको एडवर्ब ऑफ मैनर का पता चल जाएगा यहाँ पर। क्लियर हो गया यहाँ पर? अच्छा, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यानी कि कोई काम कितनी बार होता है, हाउ ऑफन, कितनी बार हुआ। जैसे माई मदर गोज टू टेम्पल डेली, मेरी माता जी जो है वो टेम्पल जाती हैं डेली। ये टाइम बताने वाले, मतलब कि फ्रीक्वेंसी बताने वाले हो गए, कोई काम कितनी बार हो रहा है, भाई डेली हो रहा है, ऑलवेज हमेशा हो रहा है, सेल्डम होता है ना के बराबर, मतलब कम, ना के बराबर, नेवर यानी कभी नहीं हुआ। और ये जो फिल इन यहाँ पर एक जगह जगह छोड़ रखी है, वो एक्चुअल में एक वर्ड है, काफ़ी बार एग्जाम में उसकी स्पेलिंग पूछी जाती है, वो है ओकेजनली। तो ध्यान रखना, ओकेजनली की स्पेलिंग जो है आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि एग्जाम में ये पूछी जाती है। तो ध्यान रखनी है आपको ओकेजनली की स्पेलिंग, ये मैंने लिख दी है। अब यहाँ पर आपके सामने मैंने सामने लिखा है, तो शायद थोड़ी बहुत आपको याद रख जाएगी। अच्छा, अब आते हैं हम डिग्री के ऊपर। डिग्री यानी जो इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं, इंटेंसिटी बढ़ाने के, उठाने के काम आते हैं। समझेंगे इस चीज़ को भी, सेंटेंस में आएंगे। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कराया था ना, ए हॉर्स रन्स फास्ट, उससे पहले वेरी लगा दिया, भाई बहुत तेज, इंटेंसिटी उठा दी ना, कितनी तेज, बहुत ही तेज, तो इंटेंसिटी उठाने का काम आ गया। और यहाँ पर देखो,
ये हो गया वेरी, हो गया इनफ, हो गया टू, हो गया मच, हो गया फार, हो गया एटसेट्रा। ये सारे जो वर्ड्स हैं वो डिग्री होते हैं, इंटेंसिटी उठाने के काम आते हैं, तो एडवर्ब ऑफ डिग्री हो जाते हैं। फिर से बता दूं कि इतने जो आपके सामने टाइप्स आए हैं ये इतने ही नहीं हैं, जब हम डिटेल पे देखेंगे ना एडवर्ब को तो वहां पर आप लोगों को और भी पता चलेंगे। क्योंकि सारे यहाँ पर इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक्स चल रहा है, बेसिक्स में बस आपको पहचानना है कहाँ एडवर्ब लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके सामने प्रैक्टिस नीचे रखी हुई है और इस प्रैक्टिस को मैंने ही करवाना है। एक बार जरा इन पांचों प्रैक्टिस को आप खुद करके देखिए और फिर मैं आपको ये पांचों खुद कराता हूँ, ठीक है। तो चलिए करिए एक बार। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वो करने की कोशिश की होगी सेंटेंसेस को। अब मैं आप लोगों को ये सेंटेंसेस करवा देता हूँ। पहला सेंटेंस है, पहले तो एक बार सबकी हिंदी बता देता हूँ। पहला सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है कि इंडियन सोल्जर्स फाउट वेरी ब्रेवली अगेंस्ट द एनिमीज। भाई भारतीय सैनिकों ने लड़ाई लड़ी बहुत बहादुरी से, अगेंस्ट यानी विरुद्ध में, किसके? एनिमीज, दुश्मनों के। अमित सोल्व द क्वेश्चन, अमित ने क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे वेरी इजीली, बिना, बहुत आसानी से, विदाउट एनी हेल्प, बिना किसी हेल्प के। मुकेश टॉक्स वेरी लाउडली, मुकेश बड़ा तेज, लाउडली एंड एरोगेंटली, बहुत घमंड और तेज चिल्लाता है, बात करता है। अजय ऑफन कम्स हियर विद दैट बॉय, अजय यहाँ पर अक्सर आता है उस लड़के के साथ। समबडी स्टोल हिज कार यस्टरडे, किसी ने उसकी कार चुरा ली कल। क्लियर हुआ यहाँ पर? तो ये इसकी हिंदी हो जाती है। अब एक एक करके सेंटेंस को हम ब्रेक करते हैं। पहले सेंटेंस में आते हैं। फाइट, फोर्ट, फोर्ट, ये हो जाएगा आपके सामने वर्ब, ये हो जाएगी वर्ब। ये लड़ने का काम किसने किया? सोल्जर्स ने। तो सोल्जर्स यहाँ पर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, नाउन है, कॉमन है। क्लियर हुआ? और अगेंस्ट, अभी मैंने आप लोगों को करवाई ना प्रीपोजिशन, उस प्रीपोजिशन में याद रखना वो क्या थी? अगेंस्ट थी वहां पे, तो ये प्रीपोजिशन हो जाएगी अगेंस्ट, ठीक है। और अगेंस्ट यहाँ पर ये एनिमीज हो जाएगा, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, द आर्टिकल है। अच्छा यहाँ पर देखो, ये इंडियन क्या कर रहा है? ये इंडियन क्या कर रहा है? इस सोल्जर को क्वालिफाई कर रहा नहीं कर रहा? भाई अमेरिकन सोल्जर, जर्मन सोल्जर, इंडियन सोल्जर, ये इंडियन जो है वो इस सोल्जर को क्वालिफाई कर रहा है। तो क्या हो जाएगा ये? तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव, ये हो जाएगा एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि एक नाउन है, नाउन को जो वर्ड क्वालिफाई करे उसे एडजेक्टिव बोलेंगे। अच्छा ये ब्रेवली और ये वेरी, ये दो रह गए। ये ब्रेवली किसको क्वालिफाई कर रहा है? भाई ये ब्रेवली क्वालिफाई कर रहा है फोर्ट को, यानी लड़ने को। भाई कैसे लड़े? बहुत बहादुरी से लड़े, तो एडवर्ब। अब ये एडवर्ब है, एडवर्ब में भी कौन सा, कौन से टाइप का? एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर है ये, यानी तरीका बता रहा है। और ये वेरी जो है वो इस एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। एडवर्ब ऑफ डिग्री है ये, एडवर्ब ऑफ डिग्री, ध्यान रखना। ये देखो इसने इंटेंसिटी उठा दी ना, वेरी ब्रेवली, बहुत ही बहादुरी से, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारे सामने एडवर्ब ऑफ डिग्री। क्लियर? पहला सेंटेंस हमारा क्लियर हो जाता है। सेकंड सेंटेंस में आते हैं। सेकंड सेंटेंस में लिखा गया है अमित सोल्ड द क्वेश्चन वेरी इजीली विदाउट एनी हेल्प। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सोल्व, सोल्ड, सोल्ड, तो ये हो जाती है वर्ब। अमित क्या है? नाउन, ये हो जाता है नाउन, यानी ये सब्जेक्ट है, ठीक है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है। सोल्ड वट? सोल्ड क्वेश्चंस, सोल्ड वट? सोल्ड क्वेश्चंस, तो यहाँ पर हो जाएगा ये ऑब्जेक्ट। भाई वेरी इजीली, विदाउट है यहाँ पर प्रीपोजिशन, पिछली स्लाइड में मैंने आप लोगों को करवाया भी है, देखा, लिख लेना आपको, ठीक है। हेल्प यहाँ पर क्या बनेगी? इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। और एनी क्या बनेगा? इस किसको क्वालिफाई करने वाले? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली नाउन है, तो ये है नहीं, इसको क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव बन जाएगा। अभी काफ़ी सारे बच्चे शायद इसमें परेशान हो जाए, सर हेल्प तो वर्ब नहीं होती क्या? देखो एक वर्ड काफ़ी सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम कर सकता है। जैसे मैंने आपको करवाया हुआ है कि दैट, दैट जो है वो एडजेक्टिव भी होता है, और दैट जो है वो प्रोनाउन भी होता है। इवन दैट जो है वो कंजंक्शन भी होता है, ठीक है। कंजंक्शन वाला पार्ट मैं करवाऊंगा आपको, लेकिन प्रोनाउन और एडजेक्टिव वाला करवा चुका हूँ। लेकिन मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ कि एक वर्ड काफ़ी सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम कर सकता है। तो ऐसे मत सोचना कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हेल्प जो है वो वर्ब होगा, ये नाउन नहीं बनेगा। नाउन भी बन सकता है भाई, रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। देखो प्रीपोजिशन आ गई, प्रीपोजिशन बोलेगा मेरे लिए ऑब्जेक्ट लेकर आओ, तो ये हेल्प लिखा हुआ है, इसको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा तो इसको नाउन बोलना पड़ेगा। क्लियर? तो ये हो जाएगा अपने पास नाउन। अब यहाँ पर ये दो शब्द रहते हैं वेरी इजीली। भाई यहाँ पर देखो ये वेरी इजीली क्या कर रहे हैं? ये वेरी इजीली जो है वो ये क्वेश्चन को क्वालिफाई कर रहे हैं। भाई कैसे सोल्व करती है? इजीली,
एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर है ये, ठीक है। ये वेरी क्या कर रहा है, इस इजली को क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब ऑफ डिग्री है, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है। क्लियर। तो दूसरा सेंटेंस भी हमारे सामने क्लियर हो जाता है। थर्ड सेंटेंस पे आते हैं। थर्ड सेंटेंस में बोला गया मुकेश टॉक्स वेरी लाउडली एंड एरोगेंटली। अच्छा, यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर हो जाता है हमारे सामने टॉक्स जो होती है वर्ब, टॉक्स हो जाती है वर्ब। मुकेश क्या है, सब्जेक्ट, नाउन है, प्रॉपर है, ध्यान रखना नाउन है प्रॉपर है। अच्छा, यहाँ पर एंड क्या है, कंजंक्शन है। अब यह ध्यान रखना कंजंक्शन में क्या काम होती है, कंजंक्शन का काम होता है दो शब्दों को जोड़ना, दो वाक्यों को जोड़ना। अब दो शब्द एक जैसे होने चाहिए, अगर आप एडवर्ब को जोड़ रहे हो तो एडवर्ब ही जुड़ेगी, अगर आप वर्ब को जोड़ रहे हो तो वर्ब जुड़ेगी, अगर आप नाउन को जोड़ रहे हो तो नाउन ही जुड़ेगा। लेकिन नाउन और प्रोनाउन दोनों भाई भाई होते तो नाउन प्रोनाउन दोनों को जोड़ सकते हैं ये, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये रही एडवर्ब, ये रही एडवर्ब और ये रही एडवर्ब, तो ये दो एडवर्ब है यहाँ पर, ठीक है। और ये वेरी भी एडवर्ब है, ठीक है, वेरी भी एडवर्ब है। अब यहाँ पर आपके सामने एक सवाल उठना चाहिए था कि सर यहाँ पर ये एडवर्ब और आपने कंजंक्शन लगा दी, लेकिन ये एडवर्ब भी तो है, यहाँ पर कोई कंजंक्शन क्यों नहीं लगी, ये चीज़ ध्यान रखना। अच्छा, इसको मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है कि जब सेम टाइप की एडजेक्टिव आई हुई थी, मैंने आपको कराया था कि वहाँ पर आप कंजंक्शन का यूज़ करेंगे, लेकिन अलग अलग टाइप की एडजेक्टिव आ जाती हैं तो वहाँ पर आप कंजंक्शन का यूज़ नहीं करेंगे। तो ये लाउडली और एरोगेंटली दोनों तो मैनर है ना, एडवर्ब ऑफ मैनर है, ये भी मैनर है और ये भी मैनर है, तो दोनों मैनर हैं। तो दो सेम टाइप की एडवर्ब है तो उनको जोड़ने के लिए कंजंक्शन आ जाती है, जनरली सामान्यता आ जाती है, कोई पत्थर की लकीर नहीं है ऐसा, ठीक है। लेकिन ये वेरी एडवर्ब ऑफ डिग्री है ये, ठीक है, ये एडवर्ब मैनर है, इसलिए यहाँ पर नहीं आई कोई भी कंजंक्शन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, तभी तो देखिए मैंने अलग अलग ले रखा है, सेम कॉन्सेप्ट नहीं करवा रहा हूँ आपको कि भाई ऊपर वाले में था सर इसमें क्या नया सीखा, इसमें नया ये सीख लिया कि सेम टाइप की एडजेक्टिव आ जाती हैं तो वहाँ पर हम कंजंक्शन लगा देते हैं, जनरली लगा देते हैं, और एक वर्ड के लिए काफ़ी सारी एडजेक्टिव लगा सकते हैं, एडवर्ब लगा सकते हैं, जैसे एडजेक्टिव लगा सकते थे। अच्छा, एक पोजीशन और बता देता हूँ मैं आप लोगों को यहाँ पर, चलिए पोजीशन में मैं क्लियर कराऊंगा एडवर्ब की पोजीशन कहाँ कहाँ पर लगाई जाएंगी, लेकिन इन दोनों को कर लेते हैं एक बार। अच्छा, अजय ऑफन कम्स हियर विद दैट बॉय, कम, कम, केम, कम, तो ये होगी वर्ब, ये होगी वर्ब। अच्छा, अजय इस कम को करने वाला क्या हो गया, डूअर, यानी हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट, नाउन है प्रॉपर है, नाउन है प्रॉपर है। विद होता है यहाँ पर प्रीपोजिशन, विद होगी प्रीपोजिशन, बॉय इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, दैट इसको क्वालिफाई करने वाला, अच्छा इस यहाँ पर इस दैट ये नाउन है कॉमन है, इस नाउन को क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में कौन सा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इशारा करने वाला, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। हियर और ऑफन ये दो रह गए, ये ऑफन इस कम्स को क्वालिफाई कर रहा है, ये ऑफन जो है वो इस कम्स को क्वालिफाई कर रहा है, ये ऑफन इस कम्स को क्वालिफाई कर रहा है, तो यहाँ पर ये ऑफन बन जाएगा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। ये यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बता रहा है तो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी वाला है ये, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। और ये हियर ये भी कम्स को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है, ये यहाँ पर आप ये बन जाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। और एक वर्ड के लिए काफ़ी सारे मतलब कि एडवर्ब आ सकते हैं, ये चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली है। अब यहाँ पर लास्ट सेंटेंस हो रहा है, इसको और देख लेते हैं, फिर आपको पोजीशन से रिलेटेड एक छोटा सा एक क्या कहते हैं कि डेफिनेशन दे दूंगा, थोड़ी बहुत उससे हेल्प हो जाएगी, लेकिन पूरे अच्छे से हम जब हम डिटेल पे जाएंगे वहाँ देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है somebody stole his car yesterday, किसी ने उसकी कार चुरा ली थी कल। अच्छा, स्टील, स्टोल, स्टोलन, तो ये हो जाएगा हमारे सामने वर्ब, ये हो जाएगी वर्ब। somebody जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, somebody यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, क्लियर। और somebody को अगर मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में बताऊं तो ये हो जाता है, ये हो जाता है प्रोनाउन, ये हो जाता है प्रोनाउन, प्रोनाउन में भी इनडेफिनेट प्रोनाउन आता है। जब हम प्रोनाउन के डिटेल में करेंगे तो सबसे पहले अपना जो लेक्चर है वो प्रोनाउन का ही होने वाला है, तो हम वहाँ मैं इसलिए थोड़ा बहुत ही मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रोनाउन कराया था, क्योंकि प्रोनाउन को हम शुरुआत से पहला लेक्चर प्रोनाउन होने वाला है अपना, जो डिटेलिंग से हम करेंगे, तो वहाँ पर आप लोगों को क्लियर करवा दूंगा। तो प्रोनाउन है इनडेफिनिट प्रोनाउन है, इनडेफिनिट प्रोनाउन है, क्लियर। अब यहाँ पर स्टोल, स्टोल वर्ड, क्या चुरा लिया, अरे रे रे रे, क्या चुरा लिया भाई, चुरा के, क्या चुरा के चला गया वो, ये चुरा के चला गया कार, भाई ये कार आ जाएगा, तो कार बनेगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट, कार बनेगा ऑब्जेक्ट, नाउन है कॉमन है, नाउन है कॉमन है। भाई किसकी कार थी, हीज कार, ये कार के ऊपर अधिकार जताने वाला पोसेसिव, पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव
एडजेक्टिव। अच्छा ये यस्टरडे बच गया, ये यस्टरडे बच गया, ये क्या कर रहा है भाई, कब चुराई, कल चुराई। ये जो वर्ड है वो इस स्टोल को क्वालिफाई कर रहा है, टाइम बता रहा है भाई कब चुराया, कल चुराया। तो एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। क्लियर हुआ। तो अब यहाँ पर एक छोटी सी डेफिनेशन सुन लो कि जो आपने कभी देखा ना कि सर यहाँ पर आपने ये एडवर्ब ऑफ मैनर यहाँ लगा रखी है, एडवर्ब ऑफ डिग्री यहाँ पे लगा रखी है, ये वर्ब के बाद आपने तुरंत बाद इन दोनों को लगा रखा है, ठीक है, ये तुरंत के बाद। लेकिन यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट लगाया, ये एडवर्ब ऑफ मैनर, ये फिर से वही, ये आपने बाद में लगा दिया। क्यों, ये यहाँ क्यों नहीं आया, ये यहाँ क्यों नहीं आया वर्ब के बाद? तो समझो, एडवर्ब ऑफ मैनर जो होता है ना वो जनरली क्या होते हैं, वर्ब के बाद आते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होते हैं, वर्ब के बाद आते हैं। अगर वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के बाद आ जाते हैं, अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के बाद आ जाते हैं, ठीक है। अब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं, वो अक्सर वर्ब से पहले आते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं, वर्ब से पहले आते हैं। तो दो चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी, एडवर्ब ऑफ मैनर और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में। इस चीज़ को याद रखना, और आने वाले टाइम में डिटेल करेंगे, जो डिटेल में जब इस एडवर्ब को करेंगे उस चीज़ को वहाँ सीख भी लेंगे। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और करवाना है, फिर इस कॉन्सेप्ट को यहीं हम एंड कर देंगे। वो कॉन्सेप्ट है एडवर्ब वर्सेस एडजेक्टिव का, वो कॉन्सेप्ट है एडवर्ब वर्सेस एडजेक्टिव का, ठीक है। पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, एडजेक्टिव वर्सेस प्रोनाउन किया था। अब क्या कर रहे हैं, एडजेक्टिव वर्सेस एडवर्ब कर रहे हैं। भाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो कुछ एक वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एडवर्ब का भी काम कर देते हैं, जो वर्ब का एडजेक्टिव का भी काम कर देते हैं। हम किसी सेंटेंस में वो कैसे पहचानेंगे, तो वो चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे सिखा रहा हूँ। तो चलो पहला सेंटेंस पे आते हैं। पहला सेंटेंस है द फास्ट बॉलर, द फास्ट बॉलर, द फास्ट बॉलर, एक मिनट, फ्रॉम साउथ अफ्रीका बॉल्ड रियली फास्ट। अच्छा यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, प्रीपोजिशन क्या है, फ्रॉम है, तो प्रीपोजिशन के बाद क्या आते हैं, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट आते हैं। तो यहाँ पर साउथ अफ्रीका क्या बन जाएगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, क्योंकि किसी देश का नाम है, ऑब्वियसली नाउन है, तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर अगर मैं वर्ब की बात करूँ तो बोल्ड हो जाएगी यहाँ पर वर्ब, बोल्ड हो जाएगी यहाँ पर वर्ब। अच्छा ये वर्ब हो गई, ये बोल्ड करने वाला कौन है, बॉलर हो गया, किसने की है भाई, ये बॉलर नहीं तो की, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है, नाउन है, कॉमन है। अच्छा ये फास्ट क्या कर रहा है, फास्ट सर ये नाउन के पहले आया हुआ है, इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। अच्छा नाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो इसको क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। याद करो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को ए हॉर्स रन्स फास्ट कराया था, उसमें जो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ए हॉर्स रन्स फास्ट करवाया था मैंने, ठीक है। यहाँ पर ये जो फास्ट था वो एडवर्ब था, यहाँ पर जो था वो एडवर्ब था, लेकिन यहाँ पर ये फास्ट जो है वो एडजेक्टिव है। कैसे है, क्योंकि ये एक नाउन के पहले आया हुआ है, क्योंकि ये एक नाउन के पहले आया हुआ है, और नाउन के पहले आने वाले को हम एडजेक्टिव यानी उसको विशेषता बताने वाले को एडजेक्टिव कहते हैं। अगर यहाँ पर ए फास्ट हॉर्स में कर देता ना, यहाँ पर, अरे एक मिनट कलर बदल देते हैं, ये क्या हो रहा है, इसको भी, अभी तक तो सही चल रहा था, बिल्कुल सही चल रहा था ये, अरे चल जाओ भैया, काहे, हाँ बहुत सही बहुत सही, सब रफ कर देते हैं, सब होच पोच हो गया। चलो हाँ यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ ना, ए फास्ट हॉर्स, ए फास्ट हॉर्स, ए फास्ट हॉर्स, ए फास्ट हॉर्स रन्स, ए फास्ट हॉर्स रन्स, ये फास्ट जो है वो इस हॉर्स को क्वालिफाई करने लग जाएगा, और फास्ट इस हॉर्स को क्वालिफाई करने मिल जाएगा तो इसको एडजेक्टिव बोल देंगे, एडवर्ब नहीं बोलेंगे, क्योंकि हॉर्स जो है वो नाउन है और नाउन के पहले आ रहा है और उसको क्वालिफाई कर रहा तो एडजेक्टिव कहलाएगा। इस तरीके से मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक शब्द काफ़ी सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्वालिफाई कर सकते हैं। तब यहाँ पर देखो ये रियली फास्ट, अब ये फास्ट यहाँ पर क्या कर रहा है, ये फास्ट जो है यहाँ पर जो है, अरे यार ये हो क्या रहा है इसको, अभी तो सही चल रहा था, ये फास्ट जो है वो, ये फास्ट जो है वो इस, अरे एक मिनट, ये शायद दिक्कत हो रही है यहाँ पर, शायद अब चल जाए, अब चल जाए, हाँ चल गया। अब देखो ये फास्ट जो है, ये फास्ट जो है वो इस बॉलिंग को इसको क्वालिफाई कर रहा है। भाई कैसी बॉलिंग की, तेज बॉलिंग की, तो ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है ये। अब यहाँ पर ये रियली क्या कर रहा है, इस रियली ने इस फास्ट को क्वालिफाई किया, तो यानी ये इंटेंसिटी बढ़ा रहा है, और बहुत तेज, बहुत तेज, तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है। अच्छा क्या सीखा सर इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस में हमने सीखा कि देखो ये फास्ट आया हुआ और ये फास्ट आया हुआ यहाँ पर, लेकिन
दोनों की फंक्शनिंग अलग है। ये यहाँ पर एडवर्ब है, ये यहाँ पर एडवर्ब है, और ये यहाँ पर क्या है, एक मिनट, ये यहाँ पर एडजेक्टिव है, ये यहाँ पर एडजेक्टिव है, ठीक है, ये यहाँ पर एडजेक्टिव है। तो कैसे पहचाना? अरे बिल्कुल सिंपल है, उनकी वर्किंग देख लो ना, वर्किंग देखो समझ जाओगे। यहाँ पर इसको आप एडवर्ब तो एडवर्ब बोल नहीं सकते। एडवर्ब क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि भैया नाउन लिखा हुआ है, नाउन को आप कैसे क्वालिफाई कराओगे? एडवर्ब का क्या काम होता है? नाउन, एडवर्ब को, एडजेक्टिव को, वर्ब को क्वालिफाई करना। इसलिए यहाँ पर ये एडजेक्टिव बने, क्योंकि इसके बाद कोई भी वर्ब तो लिखी नहीं हुई, नाउन लिखा हुआ है। तो समझ में आया? अच्छा, अगले सेंटेंस में आते हैं। अगला सेंटेंस है, दे हिट हिम एक्सट्रीमली हार्ड विद ए हार्ड बैट। उन्होंने भैया बहुत जोर का मारा उसको, बहुत भयंकर मारा एक सख्त बैट के साथ। तो यहाँ पर दे हिट, हिट यहाँ पर हो जाएगी वर्ब, हिट हो जाएगी यहाँ पर वर्ब। भाई किसने किया? उन्होंने किया, तो दे हो जाएगा यहाँ पर सब्जेक्ट। हिट, हिट किसको किया? हिम को किया, तो हिट हो जाएगा ऑब्जेक्ट, हिम हो जाएगा ऑब्जेक्ट। भाई एक्सट्रीमली हार्ड, इसको एक बार छोड़ देते हैं। विद यहाँ पर प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद क्या आते हैं? प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट। तो बैट क्या बनेगा? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ए आर्टिकल है। अब यहाँ पर हमारे सामने शब्द रह जाते हैं, एक ये वाला हार्ड, एक ये वाला हार्ड, और ये एक्सट्रीमली। अब यहाँ पर देखो, बैट क्या है? एक नाउन है, कॉमन है। अब यहाँ पर एक नाउन को क्वालिफाई कर रहा है ये वाला शब्द, तो यहाँ पर इसको क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे। ये तो एडजेक्टिव बन गया। लेकिन यहाँ पर देखो जरा, ये हार्ड क्या कर रहा है? भैया उन्होंने उसको मारा सख्त, उसको मारा हार्ड। भाई बहुत भयंकर, इस हार्ड का मतलब होता है बहुत भयंकर मारा। ये हार्ड जो है वो इस हिट को क्वालिफाई कर रहा है, ना कि हिम को क्वालिफाई कर रहा है। हिम मत सोचना भैया, हिट क्या, बहुत हार्डली हिट किया है, बहुत हार्ड हिट किया है, हार्डली नहीं, हार्ड हिट किया है। हार्डली एक अलग शब्द होता है, हार्ड हिट किया है। तो यहाँ पर ये हार्ड जो है वो इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। अगर इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है तो ये बनेगा एडवर्ब, एडवर्ब ये बनेगा यहाँ पर एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। और ये एक्सट्रीमली इस एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये भी बनेगा एडवर्ब ऑफ डिग्री, ये बनेगा एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर इस सेंटेंस में हमने क्या समझा? इस सेंटेंस में हमने समझा कि ये वाला हार्ड और ये वाला हार्ड, इनमें है जमीन आसमान का फर्क। एक एडजेक्टिव और एक एडवर्ब है। कैसे पहचाना? सेंटेंस को आपके सामने ब्रेक किया और हमने पहचानना इसको सीख लिया। यहाँ पर आते हैं अब, माई ग्रैंड फादर रीड्स अ वीकली मैगजीन, माई ग्रैंड फादर रीड्स अ वीकली मैगजीन। इस सेंटेंस को ब्रेक करने की बात करें तो रीड्स, रीड, रेड, रेड, ये हो जाएगा आपके सामने वर्ब, ठीक है। ग्रैंड फादर यहाँ पर हो जाएगा सब्जेक्ट, माई इसके ऊपर अधिकार जताने वाला हो जाएगा पोसेसिव, पोसेसिव एडजेक्टिव। रीड व्हाट? मैगजीन, मैगजीन हो जाएगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट, मैगजीन हो जाएगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट। नाउन है, कॉमन है, ठीक है, नाउन है, कॉमन है। ए यहाँ पर आर्टिकल है। ये वीकली क्या कर रहा है? ये वीकली जो है वो इसको क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। नाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो ये क्या बनेगा? एडजेक्टिव, ये बनेगा एडजेक्टिव। अब ध्यान रखना, इस वीकली को उठाकर, इस वीकली को उठाकर अगर मैं यहाँ रख देता, इस मैगजीन के बाद यहाँ पर रख देता वीकली, अगर मैं यहाँ रख लेता वीकली, माई ग्रैंडफादर रीड्स अ मैगजीन वीकली, भाई सप्ताह में एक बार आने वाली मैगजीन, ये वीकली जो है वो इस रीड्स को क्वालिफाई करने लग जाती, ये वीकली जो है वो इस रीड्स को क्वालिफाई करने लग जाती, तो यहाँ पर ये एडवर्ब बन जाता। तो अगर आप पोजीशन को भी चेंज कर देते हो ना इधर उधर, तब भी आपके सामने जो फंक्शनिंग है वो बदल जाएगी एक शब्द की, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा था, यहाँ पर हमने देखा था ये फास्ट था, इस फास्ट को अगर मैंने हॉर्स से पहले लेके आ गया तो ये एडजेक्टिव बन गया, लेकिन अगर इस फास्ट को मैं अगर यहाँ पर रन्स के बाद लगा दूंगा तो ये एडवर्ब बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आगे सेंटेंस समझते हैं। इन दोनों सेंटेंस को समझें क्योंकि दोनों एक दूसरे से ही रिलेटेड है। अब यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है कि मोहन वर्कड वेरी हार्ड ऑन दिस प्रोजेक्ट, मोहन ने बहुत मेहनत की थी इस प्रोजेक्ट के ऊपर। यू मस्ट कंप्लीट दिस वर्क बाय संडे, तुम्हें ये काम कंप्लीट कर लेना है इस संडे तक। अच्छा, मोहन वर्कड वेरी हार्ड, यहाँ पर वर्कड हो जाएगी वर्ब, वर्कड हो जाएगी वर्ब, मोहन हो जाएगा यहाँ पर सब्जेक्ट, और हार्ड वेरी ऑन प्रीपोजिशन है, प्रोजेक्ट इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और दिस इसके ऊपर इशारा करने वाला एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। हार्ड क्या कर रहा है भाई? बहुत मेहनत की नहीं की, इस वर्क को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये बन जाएगा एडवर्ब, ये बन जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर। और वेरी क्या कर रहा है? इस एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, एडवर्ब ऑफ डिग्री, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री हो जाएगी यहाँ पर, ओके। अब यहाँ पर अगला देखो, दोनों सेंटेंस को समझाता हूँ, फिर समझाना है, फिर मैं बताऊंगा कि मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ। अच्छा, अगला सेंटेंस देखो, यू मस्ट कंप्लीट दिस वर्क बाय संडे। तो बाय जो है वो एक होती है प्रीपोजिशन, बाय जो होती है प्रीपोजिशन, और संडे जो है वो इस प्रीपोजिशन का